पहला है नोबेल पुरस्कार, जिसकी स्थापना सन 1901 में हुई थी और यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल को पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे शब्द लिखा हो नो बल, अर्थात नो बॉल। जो नो बॉल होती है वो कहाँ होती है? क्रिकेट में। और जब बॉलर नो बॉल फेंकता है तो अंपायर नो बॉल का डिसीजन एक हाथ आगे करके देता है ना। नो बॉल का जो डिसीजन है वो अंपायर एक हाथ को आगे करके देता है। तो एक से हो गया 1901। और नो बॉल में जो खिलाड़ी होता है यानी जो बैटर होता है वह चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए और उस नो बॉल में 6 रन मारे, है ना। बैटर का यही मकसद होता है कि उस नो बॉल में 6 रन मारे। तो 6 से हो गया 6 क्षेत्र। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1901 में। और यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। क्लियर है। दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, जिसकी स्थापना सन 1961 में हुई थी और यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार में एक शब्द लिखा हुआ है अर्जुन। इसको याद करने के लिए मैं आपको महाभारत में ले जाना चाहूँगा। जब द्रौपदी के स्वयंवर पे अर्जुन मछली की आंख पे निशाना लगा रहे थे, तो मछली की आंख में निशाना लगाने के लिए अर्जुन मछली की आंख को एक टक देख रहे थे, है ना। अर्जुन मछली की आंख को निशाना बनाने के लिए एक टक देख रहे थे। तो एक टक से हो गया 61, अर्थात 1961। और कौन देख रहे थे? अर्जुन। तो अर्जुन से हो गया अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1961 में। और क्रिकेट में एक खिलाड़ी हैं अर्जुन तेंदुलकर, जो कि सचिन तेंदुलकर के सुपुत्र हैं। तो आप ऐसा याद रख सकते हैं कि अर्जुन पुरस्कार जो है वह खेल से संबंधित है। ठीक है। अगला है दादा साहब फाल्के अवार्ड, जिसकी स्थापना सन 1969 में हुई थी और यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के में एक शब्द लिखा हुआ है दादा, यानी गुंडा टाइप के आदमी जो कि दादा होते हैं। तो जो दादा होते हैं वह दूसरों की चीज़ को ज़बरदस्ती छीन लेते हैं, है ना। जो दादा होते हैं वह दूसरों की चीज़ को ज़बरदस्ती छीन लेते हैं। तो छीनने में है 2 शब्द, एक छी अर्थात 6 और 9 से हो गया 9, अर्थात 6 और 9। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 6/9 से 69, अर्थात 1969 में। और आपको पता है कि जो दादा साहब फाल्के थे वह भारतीय फिल्म के पिता भी माने जाते हैं, है ना। तो आपको यह कंफर्म है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड की स्थापना सन 1969 में हुई थी और इसका क्षेत्र क्या है? फिल्म। ठीक है। अगला है मान बुकर पुरस्कार, जिसकी स्थापना सन 1969 में ही हुई थी और इसको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो मान बुकर में 2 शब्द हैं, एक मान और दूसरा बुकर। ठीक है। तो मान से यहाँ हम लोग मान सम्मान की बात कर लेते हैं। जो मान सम्मान होता है वह एक आदमी बुक करके नहीं रख सकता, है ना। मतलब ऐसा हो सकता है कि मान सम्मान जो है वह छिन जाए। ठीक है। कोई भी व्यक्ति अपना बुक करके मान सम्मान नहीं रख सकता। ऐसा भी हो सकता है कि उसका मान सम्मान जो है वह छिन जाए। तो छीनने में है 2 शब्द, 6 और 9। तो 6 और 9 से हो गया 69, अर्थात 1969। और जो बुक है वह साहित्यिक चीज़ है। तो बुकर पुरस्कार कहाँ दिया जाता है दोस्तों? साहित्यिक क्षेत्र में। तो मान बुकर पुरस्कार की स्थापना सन 1969 में हुई थी और इसका क्षेत्र क्या है? साहित्य। क्लियर है। अगला है भारत रत्न पुरस्कार, जिसकी स्थापना सन 1954 में हुई थी और इसको कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो भारत रत्न अर्थात भारत का रत्न। तो भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ पर 125 करोड़ की आबादी है और इस 125 करोड़ में जिसके अंदर अद्भुत कला होती है उसको चुनकर यह पुरस्कार दिया जाता है। अर्थात जो व्यक्ति भारत के रत्न की तरह होता है उसको चुनकर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो चुनने से हो गया 54 और किसको चुन के दिया जाता है? जिसके अंदर अद्भुत कला होती है। तो कला से हो गया कला। ठीक है। तो भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना सन 1954 में हुई थी और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला के क्षेत्र में। क्लियर है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसकी स्थापना सन 1965 में हुई थी और इसको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो पहले के टाइम पे जो विद्यालय हुआ करते थे उनको पीठ कहा जाता था। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि विद्यालय में साहित्यिक चीज़ें बताई जाती थी, है ना। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर पीठ में पी के बाद सा लगा दें तो हो जाएगा 65, अर्थात 65। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? सन 1965 में
और इसको किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। क्लियर है। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिसकी स्थापना सन 1985 में हुई थी और इसको खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य महाभारत में गुरु थे, यानी प्रशिक्षक थे। तो ये बात तो क्लियर है कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वह प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अब द्रोणाचार्य में एक शब्द छुपा हुआ है, अचार। जो अचार होता है वह खट्टा होता है और खट्टी चीज़ खाने से जो भोजन है वह जल्दी पच जाता है ना। जो अचार होता है वह खट्टा होता है और खट्टी चीज़ खाने से भोजन जल्दी पच जाता है। तो पचने से हो गया 85 और अचार से हो गया द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1985 में। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल प्रशिक्षकों को। ठीक है। अगला है धन्वंतरि पुरस्कार, जिसकी स्थापना सन 1971 में हुई थी और इसको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो क्षेत्र बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो धन्वंतरि थे वो बहुत बड़े चिकित्सक थे, है ना। तो जो धन्वंतरि पुरस्कार है वह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं 1971 की, अर्थात स्थापना वर्ष की। तो 71 में एक शब्द लिखा हुआ है खत्तर, अर्थात खतरा। जब किसी भी व्यक्ति की जान को खतरा होता है तो तुरंत वह दौड़कर अपनी चिकित्सा यानी अपना इलाज करवाता है ना। अगर किसी भी व्यक्ति की जो जान है वह खतरे में हो तो वह जाके अपना इलाज करवाता है और उस इलाज में बहुत ज़्यादा धन भी खर्च होता है। तो धन से हो गया धन्वंतरि और इलाज करवाता है यानी चिकित्सा करवाता है, तो चिकित्सा के हो गया चिकित्सा क्षेत्र। और जब खतरे में होता है तब वह इलाज करवाता है, तो खतरे से हो गया खत्तर, अर्थात 1971। तो धन्वंतरि पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1971 में। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। क्लियर है। अगला है मिस वर्ल्ड पुरस्कार, जिसकी स्थापना सन 1951 में हुई थी और इसको मॉडलिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर मिस यूनिवर्स की स्थापना भी सन 1952 में हुई थी और इसको भी मॉडलिंग के क्षेत्र में ही दिया जाता है। तो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही टाइप के पुरस्कार हैं। लेकिन जो मिस वर्ल्ड पुरस्कार है ये ब्रिटेन सरकार द्वारा दिया जाता है और जो मिस यूनिवर्स पुरस्कार है यह यूएसए सरकार द्वारा दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग मिस यूनिवर्स को याद कर लेते हैं। तो मिस यूनिवर्स में एक शब्द है यूनिवर्स और यूनिवर्स में एक शब्द लिखा हुआ है निवस, अर्थात निवास। तो हर व्यक्ति कहाँ निवास करता है? अपने भवन में। तो भवन से हो गया 52, अर्थात 1952। तो मिस यूनिवर्स जो पुरस्कार है उसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1952 में। और आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका क्षेत्र मॉडलिंग है। और इसके बाद बचता है मिस वर्ल्ड। तो जो मिस वर्ल्ड पुरस्कार है यह भी लड़कियों को ही दिया जाता है। तो लड़की अर्थात गर्ल, तो गर्ल में जो जी है वह 5 की तरह दिखता है और जो आई है वह 1 की तरह दिखता है। तो 5 और 1 मिला के हो गया 51, अर्थात 1951। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने मिस यूनिवर्स को पहले बता दिया है, फिर उसके बाद मिस वर्ल्ड को गर्ल से कनेक्ट किया है। तो मिस वर्ल्ड पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? सन 1951 में। और मिस यूनिवर्स पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? सन 1952 में। और यह दोनों मॉडलिंग के क्षेत्र में दिए जाते हैं। क्लियर है। अगला है ध्यानचंद पुरस्कार, जिसकी स्थापना सन 2002 में हुई थी और इसको खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको पता है कि जो ध्यानचंद जी हैं वह हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं और जो हॉकी है वह खेल है। तो ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल से, है ना। और ध्यानचंद में एक शब्द लिखा हुआ है ध्यान। तो जब कोई भी व्यक्ति ध्यान लगाता है तो वह अपने दोनों आँखों को बंद करके ध्यान लगाता है ना। और अगर किसी भी चीज़ पे फोकस करना हो तो वह अपने दोनों आँखों को केंद्रित करके फोकस करता है। तो 2 से हो गया सन 2002। तो ध्यानचंद खेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 2002 में। और यह किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल से। क्लियर है। अगला है वाचस्पति पुरस्कार, जिसकी स्थापना सन 1992 में हुई थी और इसको संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो वाचस्पति यानी ऐसा लग रहा है शब्द से जैसे लिखा हो वनस्पति, और जो वनस्पति होती है वह ज़्यादातर वीरान स्थान पे ही होती है जहाँ पे लोग नहीं निवास करते, अर्थात जंगलों में। तो जो वनस्पति होती है वो वीरान स्थान में होती है। तो वीरान से हो गया वीरानवे। और जो वनस्पति है उनके बारे में साहित्यों में यानी जो हमारे वेद हैं उनमें लिखा हुआ है।
तो वाचस्पति पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1992 में। और इनका वर्णन साहित्य अर्थात वेदों में भी है। तो वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। और आपको पता है कि जो वेद हैं वे संस्कृत से लिखे हुए हैं, तो संस्कृत साहित्य। क्लियर है? अगला है पद्म पुरस्कार, जिसकी स्थापना सन 1954 में हुई थी और इसको विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। तो पद्म में कौन कौन से आ जाएंगे? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मतलब जो पद्म से संबंधित पुरस्कार हैं उनकी स्थापना सन 1954 में हुई थी। तो शब्द लिखा हुआ है पद्म। पद्म में अगर माँ शब्द को हटा दें तो शब्द बचेगा पद अर्थात पोस्ट। तो जब पोस्ट खाली होती है यानी जब पद खाली होता है तो वहाँ पर हम लोग योग्य व्यक्ति को चुनकर ही बैठाते हैं, है ना। तो चुनने से हो गया च्यौवन और पद खाली होता है तब बैठाते हैं, तो पद से हो गया पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1954 में। और यह किस क्षेत्रों में दिया जाता है? विभिन्न क्षेत्रों में। ठीक है। अगला है साहित्य पुरस्कार, जिसकी स्थापना सन 1954 में ही हुई थी और इसको भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो क्षेत्र तो कन्फर्म हो रहा है, साहित्य और साहित्य। अब शब्द बचता है स्थापना वर्ष। तो साहित्य में लिखा हुआ है एक शब्द सही। जब आप कोई भी ज्ञान देने जाते हो तो आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं, तो आप सही ऑप्शन में ही टिक लगाते हो, मतलब सही ऑप्शन को ही चुनते हो। तो चुनने से हो गया च्यौवन और कौन से ऑप्शन को चुनते हो? जो सही होता है। तो सही से हो गया साहित्य पुरस्कार। तो साहित्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1954 में। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। क्लियर है? अगला है सरस्वती पुरस्कार, जिसकी स्थापना सन 1991 में हुई थी और इसको साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। और साथ ही व्यास पुरस्कार की स्थापना भी सन 1991 में ही हुई थी और इसको भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। तो सरस्वती अर्थात ज्ञान की देवी। ज्ञान की देवी यानी पुस्तक से संबंधित है, साहित्य से संबंधित है। तो जो सरस्वती पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाएगा? साहित्य के क्षेत्र में। क्लियर है? और जो सरस्वती हैं वह ज्ञान की देवी हैं। तो हर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने की आस से सरस्वती माता के सामने नवा रहता है। नवा रहना अर्थात झुके रहना। तो हर व्यक्ति सरस्वती माता के सामने ज्ञान प्राप्त करने की आस से नवा रहता है। तो नवा से हो गया 91 और सरस्वती माता के सामने, तो सरस्वती से हो गया सरस्वती पुरस्कार और बिना आस के, तो बिना आस से हो गया व्यास पुरस्कार। तो सरस्वती पुरस्कार और व्यास पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1991 में। और जो सरस्वती माता हैं वह विद्या से संबंधित है अर्थात साहित्य से संबंधित हैं। तो क्लियर है? अगला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी स्थापना सन 1992 में हुई थी और इसको खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, तो खेल रत्न है तो खेल के क्षेत्र में ही दिया जाएगा, है ना। और राजीव में एक शब्द लिखा हुआ है जीव। तो जो जीव होता है वह हमेशा वीराने में ही रहता है। अगर हम लोग जीव जंतुओं की बात करें तो यह ज़्यादातर वीराने में रहते हैं जहाँ व्यक्ति निवास नहीं करते, अर्थात मनुष्य जहाँ निवास नहीं करते। तो जो जीव होते हैं वह वीराने में रहते हैं। तो वीराने से हो गया 92 अर्थात 1992 और जीव से राजीव। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1992 में। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। क्लियर है? अगला है परमवीर चक्र पुरस्कार, जिसकी स्थापना सन 1950 में हुई थी और इसको वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 50 को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं 50। और परमवीर कौन व्यक्ति होता है? जो कि अपने विरोधी को पछाड़ देता है ना। जो अपने विरोधी को पछाड़ देता है वही परम वीर होता है। तो पछाड़ने से हो गया 50 अर्थात 50। तो परमवीर चक्र पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1950 में। और वीर से संबंधित है तो वीर से वीरता के क्षेत्र में। क्लियर है? अगला है ग्रैमी पुरस्कार, जिसकी स्थापना सन 1958 में हुई थी और इसको संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो ग्रैमी नाम का यंत्र है वह संगीत सुनने के काम आता है। तो यह तो क्लियर हो रहा है कि जो ग्रैमी पुरस्कार है वह संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा। अब इसमें बचता है स्थापना वर्ष। तो स्थापना वर्ष में 58 को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं मट्ठा मन। और गर्मी में मन को मट्ठा अच्छा लगता है। जो मट्ठा होता है खाने वाला वह मन को गर्मी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गर्मी से हो गया ग्रैमी पुरस्कार
और मट्ठा मन को अच्छा लगता है, मट्ठा और मन से हो गया 58 अर्थात 1958। तो ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1958 में। या कि ग्रैमी में जो जी है उसको 5 मान लें और उसके बाद डबल एम है, तो अगर डबल एम को जोड़ दें तो शब्द हो जाएगा 8 अर्थात 58। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है पुलित्जर पुरस्कार, जिसकी स्थापना सन 1917 में हुई थी और इसको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो शब्द लिखा हुआ है पुलित्जर, पुलित्तर कर लेते हैं इसको याद करने के लिए। पुलित्तर, सत्तर, पत्तर, यानी तीनों में शब्द मैच कर रहे हैं। पुलित्तर, 17 और पत्र। 17 फॉर 1917, पत्र फॉर पत्रकारिता और पुलित्तर फॉर पुलित्जर पुरस्कार। तो पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1917 में और इसको किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्लियर है। अगला है कलिंग पुरस्कार, जिसकी स्थापना सन 1952 में हुई थी और इसको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। साथ ही अशोक चक्र पुरस्कार की स्थापना भी सन 1952 में ही हुई थी और इसको वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अशोक चक्र पुरस्कार याद कर लेते हैं। अगर अशोक चक्र पुरस्कार याद हो गया तो कलिंग पुरस्कार अपने आप याद हो जाएगा। तो जो अशोक चक्र है वह वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है, यह तो कन्फर्म है, सबको पता है। और अगर नहीं पता है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो अशोक थे वह वीर राजा थे, है ना। उन्होंने युद्ध भी लड़ा था। कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध। तो जो अशोक थे वह वीर राजा थे और उन्होंने युद्ध भी लड़ा था कलिंग का युद्ध, जिसमें उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। फिर उन्होंने युद्ध के बाद दूसरा धर्म अपना लिया था, है ना। तो ज्ञान से हो गया विज्ञान। कौन से युद्ध में ज्ञान प्राप्त हुआ था? कलिंग युद्ध में। तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। और अशोक वीर राजा थे तो अशोक चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? वीरता के क्षेत्र में। और जो अशोक थे वह बौद्ध धर्म अपनाने से पहले ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे और अशोक के पूर्वज भी ब्राह्मण धर्म के ही अनुयायी थे। तो ब्राह्मण और बावन दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं, है ना। ब्राह्मण और बावन, तो बावन से हो गया 1952। और अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था तो कलिंग पुरस्कार की स्थापना भी 1952 में हुई थी। तो कलिंग पुरस्कार की स्थापना 1952 में हुई थी और इसको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और अशोक चक्र की स्थापना भी 1952 में हुई थी और इसको वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर है। अगला है रैमन मैग्सेस पुरस्कार, जिसकी स्थापना सन 1957 में हुई थी और इसको जन सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो रैमन से एक मिलता जुलता शब्द है रावण, और जो रावण था वह लोगों को बहुत ज़्यादा सताता था, है ना। रावण लोगों को सताता था और अपनी सेवा करवाता था। तो सेवा से हो गया जन सेवा और सताने से हो गया 57 अर्थात 1957। और रावण से क्या हो गया दोस्तों? रैमन मैग्सेस पुरस्कार। तो रैमन मैग्सेस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? सन 1957 में और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? जन सेवा के क्षेत्र में। क्लियर है। अगला है ऑस्कर पुरस्कार, जिसकी स्थापना सन 1929 में हुई थी और इसको फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑस्कर को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं ऐस्कर। और ऐस कहाँ करते हैं? दुनिया में आके। तो दुनिया में है दो शब्द, एक दू अर्थात दो और ना से हो गया 9 अर्थात 2 9 यानी 29। तो ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1929 में और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में। क्योंकि ये सबको पता है कि ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है तो इसकी कोई भी ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लास्ट है भटनागर पुरस्कार, जिसकी स्थापना सन 1957 में हुई थी और इसको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हर माँ बाप यह चाहते हैं कि उनका संतान अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त करे, जिससे उसको नगर नगर भटकना ना पड़े, है ना। हर माँ बाप क्या चाहते हैं कि उनका संतान अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त करे, जिससे उनको नगर नगर भटकना ना पड़े। तो नगर और भटकने से हो गया भटनागर और अच्छा ज्ञान प्राप्त करे। तो ज्ञान से हो गया विज्ञान और कौन ज्ञान प्राप्त करे? संतान। तो संतान से हो गया 57 अर्थात 1957। तो भटनागर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1957 में और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। क्लियर है। सबसे पहले हैं बजरंग पूनिया, जो कि हरियाणा से संबंधित हैं और यह पहलवान हैं। तो यहाँ पर बजरंग पूनिया में एक शब्द लिखा हुआ है बजरंग। तो बजरंग से हमको क्या याद आते हैं? बजरंग बली यानी हनुमान जी। ठीक है।
आपको पता है कि जो हनुमान जी थे वो किसके भक्त थे? राम भगवान के भक्त थे। राम जो कि हरि के अवतार थे, हरि यानी विष्णु भगवान के अवतार थे। तो हरि से आपको याद आ जाएगा कि यह कहाँ से संबंधित है? बजरंग पूनिया हरियाणा से संबंधित है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हनुमान जी थे वह एक बंदर के अवतार में आए थे, और बंदर का जो पर्यायवाची होता है वह हरि भी होता है। तो हरि से भी आप हरियाणा याद कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जितने भी पहलवान होते हैं सब हनुमान जी यानी बजरंगबली की ही भक्त होते हैं। आपने मूवी में देखा होगा या फिर आपने रियलिटी में भी देखा होगा, तो आपने यही देखा होगा कि जो भी पहलवान होते हैं सब बजरंगबली के भक्त होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बजरंग पूनिया जो हैं वह कहाँ से संबंधित हैं? किस राज्य से? हरियाणा राज्य से। और किस खेल से? तो पहलवान हैं, यानी पहलवानी से संबंधित हैं। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं स्वप्ना बर्मन की, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं और वह एक हेप्टाथलीट हैं। तो स्वप्ना में एक शब्द लिखा हुआ है सपना, और बर्मन में मन को कर लेते हैं मनी, यानी सपने में किसी व्यक्ति ने मनी देखी। अब मनी देखी यानी अमीर हो गया होगा सपने में, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास बंगला भी होगा और हेलीकॉप्टर भी होगी। अमीर है तो बंगला भी होना चाहिए और हेलीकॉप्टर भी होनी चाहिए। तो हेलीकॉप्टर से हो गया हेप्टाथलीट, क्योंकि हेप्टा से हेलीकॉप्टर आपको याद आ जाएगा, ठीक है। और बंगला से पश्चिम बंगाल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो स्वप्ना बर्मन है किस राज्य से संबंधित हैं? पश्चिम बंगाल से। और किस खेल से संबंधित हैं? तो वह एक हेप्टाथलीट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है जिनसन जॉनसन, जो कि केरल राज्य से संबंधित हैं और यह एक धावक हैं। तो केरल को क्या बोलते हैं? केरला बोलते हैं। और केरला में एक शब्द लिखा हुआ है केला। केरला, अकेला, अकेले की बात हो रही है, ठीक है। और जॉनसन में जान शब्द लिखा हुआ है, यानी किसी व्यक्ति की जो जान है वह खतरे में है। क्यों खतरे में है? क्योंकि वह अकेला कुछ लोगों के बीच फंस गया है। आप ध्यान से सुनिएगा, कोई भी व्यक्ति है जिसकी जान खतरे में है, क्यों? क्योंकि वह अकेला कुछ लोगों के बीच में फंस गया है, या फिर ऐसा समझिए कि कुछ दुश्मन हैं उनके बीच में अकेला फंस गया है। अब अकेला फंस गया है तो जाहिर सी बात है कि वह वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। भागने की मतलब दौड़ने की, अर्थात धावक है। तो वह आपको याद आ जाएगा कि जिनसन जॉनसन जो थे वह केरल से संबंधित थे और वह एक धावक हैं। क्यों? क्योंकि जान खतरे में है, दुश्मनों के बीच अकेले हैं, तो वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। और भागता कौन है? धावक भागता है, ठीक है। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दुती चंद की। दुती चंद जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं और यह भी एक धावक हैं। तो द्युति में एक शब्द लिखा हुआ है दूत। दूत की बात हो रही है, और दूत से हम लोग कर लेते हैं यमराज के दूत। जो यमराज के दूत होते हैं वह आपको पता है कि आसमान से आते हैं, यानी ऐसा कह सकते हैं कि उड़ते हुए आते हैं। यानी जो दूत हैं वह उड़ते हुए आते हैं, और इंसान उनसे कितने भी भागने की कोशिश करे, यानी यमराज के दूतों से इंसान कितना भी भागने की कोशिश करे वह नहीं बचता है, उसको साथ ले ही जाते हैं। तो भागने की बात हो रही है, तो भागता कौन है? धावक भागता है। और जो दूत हैं वह उड़ के आते हैं, तो उड़ने से उड़ीसा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो दुती चंद हैं वह उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं और यह एक धावक हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब भी एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपको 100% याद आने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है सुशील कुमार, जो कि दिल्ली से संबंधित हैं और यह एक पहलवान हैं। वैसे तो नॉर्मली सबको पता होगा कि सुशील कुमार एक पहलवान हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको याद करवा देता हूँ। सुशील में एक शब्द लिखा हुआ है सील। तो सील को कर लेते हैं शिला। शिला मतलब क्या होता है? पत्थर। और आपने हमेशा सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि वो बहुत पत्थर दिल है, ठीक है। और पत्थर दिल ज़्यादातर कौन हो सकते हैं? पहलवान लोग हो सकते हैं, क्योंकि पहलवान जो होते हैं बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जैसा उसका शरीर है पत्थर जैसा, वैसे ही उसका दिल भी है बिल्कुल पत्थर जैसा, यानी पत्थर दिल है, ठीक है। तो आपको ऐसे आसानी से याद आ जाएगा कि सुशील कुमार जी दिल्ली से संबंधित हैं और यह एक पहलवान है, ठीक है। अब हमारे सामने हिमा दास, जो कि असम से संबंधित हैं और यह भी एक धावक हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हिमा दास हैं इनको ढींग एक्सप्रेस भी बोला जाता है, ठीक है। इनका एक उपनाम है ढींग एक्सप्रेस, इसलिए बोला जाता है क्योंकि असम में एक स्थान है ढींग, जहाँ से यह बिलोंग करती हैं। तो हिमा को कर लेते हैं हिम। हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ़ होता है। तो ऐसा समझिए कि बर्फ़बारी की बात हो रही है। अच्छा, बर्फ़बारी कहाँ से होती है? आसमानों से होती है।
और जब आसमान से बर्फबारी होती है तो जो इंसान बाहर होते हैं वह सब बाहर से भागकर अंदर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बर्फबारी होती है। ठीक है, तो आपको ऐसे आसानी से याद आ जाएगा कि जो हिम है वह आसमान से गिरती है, यानी जो बर्फ़ है आसमान से गिरती है तो आसमान से असम। और जब हिम यानी बर्फबारी होती है या फिर हिम यानी बर्फ़ गिरता है तब लोग भाग कर अंदर आ जाते हैं। भागने की बात हो रही है यानी दौड़ने की बात हो रही है, जो कि धावक से संबंधित है। तो आपको ऐसे आसानी से याद रहेगा कि जो हिमा दास हैं वह कहाँ से संबंधित हैं? असम से। और कौन है? एक धावक हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो धावक की बात की है, जिनसन जॉनसन और दुती चंद। जिनसन जॉनसन जो कि केरल से संबंधित थे और धावक थे, और दुती चंद को मैंने बताया कि दूत उड़ते हुए आते हैं, जो कि उड़ीसा से संबंधित थी और वह भी एक धावक थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है पीवी सिंधु। यह कहाँ से संबंधित हैं? तो यह है हैदराबाद से संबंधित और यह बैडमिंटन गेम से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीवी सिंधु में सिंधु शब्द लिखा हुआ है, तो सिंधु को कर लेते हैं साधु। ठीक है, जो साधु लोग होते हैं तो वह क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, या फिर ऐसा कहिए कि जो भी उनके मन का अंधकार होता है, जो भी उनके मन की बुराइयां होती हैं वह दूर हो चुकी होती हैं और वह क्या हो जाते हैं? ज्ञानी हो जाते हैं, यानी उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यानी ऐसा कहिए कि साधु लोग जो होते हैं उनके मन से जो बैड चीज़ें होती हैं, बैड मतलब जो बुरी चीज़ें होती हैं वह मिट जाती हैं। ठीक है, बैड चीज़ें मिट गई और यानी अंधकार जो था मन का वो दूर हो गया और ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो वो साधु बन गए। अब आजकल वाले साधुओं की बात नहीं हो रही है, पहले वाले साधुओं की बात हो रही है, द्वापर युग सतयुग इनकी बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि साधु के मन का अंधकार दूर हुआ, यानी बैड जो चीज़ें थी उसके मन की वह मिट गई। तो बैड और मिटने से बैडमिंटन, और अंधकार दूर हो गया, मन का ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो अंधकार से आंध्र प्रदेश और साधु से पीवी सिंधु। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पीवी सिंधु जो कि हैदराबाद से संबंधित हैं और कौन से खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से, क्योंकि बैड चीज़ें मिट गई, साधु के मन से अंधकार दूर हो गया और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गीता फोगाट की, जो कि हरियाणा से हैं और यह कुश्ती खेल से संबंध रखती हैं। साथ ही साथ जो विनेश फोगाट हैं यह भी हरियाणा से हैं और यह भी कुश्ती से ही संबंध रखते हैं। तो अगर हम लोग फोगाट को याद करने के लिए केवट कर लें, फोगट केवट। ठीक है, तो अगर केवट आपको याद आ जाएगा तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी कि ये हरियाणा से और कुश्ती से रिलेटेड हैं। आपको पता है कि जो केवट होते हैं वो क्या चलाते हैं? नाव चलाते हैं। रामायण काल में जब राम भगवान वन में जा रहे थे तो क्या हुआ था कि केवट ने उनको नदी पार करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि केवट जो होते हैं वो क्या चलाते हैं? नाव चलाते हैं। नाव को कश्ती भी बोलते हैं, किश्ती बोलते हैं ना नाव को, तो किश्ती से हो जाएगा आपका कुश्ती। और आपको पता है कि जो नाव होती है वो लकड़ी से बनी होती है और लकड़ी पहले क्या होती है? हरी होती है। क्यों? क्योंकि पेड़ हरे होते हैं, उन्हीं की लकड़ी होती है जिससे किश्ती बनती है और जिसको कौन चलाता है? केवट चलाता है। तो केवट से फोगाट और हरे पेड़ से बनती है, तो हरे से हरियाणा और किश्ती से कुश्ती। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि गीता फोगाट और विनेश फोगाट दोनों हरियाणा से हैं और कुश्ती खेल से संबंध रखते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा याद रखिए कि जो राम भगवान थे वह हरि के अवतार थे। हरि अर्थात विष्णु भगवान के अवतार थे, जिनको केवट ने अपनी किश्ती से नदी पार करवाया था। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिताली राज की, जो कि राजस्थान से संबंधित हैं और ये सबको पता है कि यह एक महिला क्रिकेटर हैं। ठीक है, मिताली राज महिला क्रिकेटर हैं, ये आपको पता है। केवल राज्य याद करना है, तो मिताली राज में राज्य शब्द लिखा हुआ है, राज्य से सीधे आपको याद आएगा राजस्थान। तो मिताली राज कहाँ संबंधित हैं? राजस्थान से। और कौन है? आपको पता ही है कि यह एक क्रिकेटर हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मिल्खा सिंह की। तो मिल्खा सिंह जो कि एक धावक हैं और यह पंजाब राज्य से हैं। तो आपने मूवी देखी होगी भाग मिल्खा भाग, तो आपको पता है भागने की बात हो रही है तो धावक हैं, और मिल्खा सिंह जो पगड़ी पहनते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ से समझ में आ जाता है कि वह एक पंजाबी हैं। या फिर ऐसा याद रखिए कि भागने की बात हो रही है तो इंसान भागता कैसे है? पैर के पंजों से भागता है। ठीक है, तो पंजे से पंजाब। तो याद रखिएगा मिल्खा सिंह पंजाब से हैं और यह एक धावक हैं। अब बात कर लेते हैं पीटी ऊषा की। यह केरल राज्य से हैं और यह भी एक धावक हैं। इससे पहले मैंने एक बताया था जिनसन जॉनसन, वो भी केरल से थे और वह भी एक धावक थे। तो यहाँ पर पीटी ऊषा में एक शब्द लिखा हुआ है पीटी और ऊषा। पीटी को कर लेते हैं पीटो, यानी पीटने की बात हो रही है, मारने की बात हो रही है, किसको? ऊषा को।
अब ऊषा को क्यों पीट रहे हैं? जाहिर सी बात है कि हो सकता है जो ऊषा हो वह अकेली हो, अकेली होगी तभी उसको कोई ना कोई पीट पाएगा। अगर वह ग्रुप में होगी तो कोई नहीं पीट पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ग्रुप में होगी तो वह खुद पीटेगी। तो अकेली है ऊषा, इसीलिए उसको कोई पीटने का प्लान बना रहा है। तो अब ऊषा क्या करेगी? वहाँ से भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि अकेली है, लोग पीट देंगे, इसलिए वह वहाँ से भाग जाएगी। अकेली नहीं होती, ग्रुप में होती तो वह खुद पीट देती। तो अकेली फॉर अकेला यानी केरला, केरला अकेला आपको याद आ जाएगा। और पीटने की बात हो रही थी ऊषा को, तो पीटने और ऊषा से पीटी ऊषा। अब ऊषा को कोई पीट ना पाए इसलिए ऊषा वहाँ से भाग गई, यानी दौड़ के चली गई। तो धावक है ऊषा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जिनसन जॉनसन भी केरल से ही संबंधित थे और वो भी धावक थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है अभिनव बिंद्रा, जो कि उत्तराखंड से संबंधित हैं। ठीक है, यानी उत्तराखंड राज्य के हैं और यह एक निशानेबाज हैं। अच्छा, अभिनव बिंद्रा में एक शब्द लिखा हुआ है बिंद्रा, तो बिंद्रा को कर लेते हैं बिंदी। आपने देखा होगा कि जब गन से निशाना लगाते हैं तो क्या होता है कि सामने लक्ष्य दिखता है हम लोग को बिंदी के रूप में। ठीक है, सामने लक्ष्य बना रहता है ना, 1 2 3 4 लिखा रहता है, तो बीच में एक बिंदी बनी रहती है। तो उस बिंदी में ही तो निशाना लगाते हैं, तो निशाने से निशानाबाज। ठीक है, और उत्तराखंड में एक शब्द लिखा हुआ है तारा। तो आपको पता है कि जो तारा है वह दूर से कैसा दिखता है? छोटी छोटी बिंदी की तरह दिखता है, यानी ऐसा लगता है कि आसमान में छोटी छोटी जो बिंदियां हैं वह चमक रही हैं। तो तारा भी दूर से बिंदी जैसा दिखता है, तो बिंदी से बिंद्रा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड के हैं और निशानेबाज हैं, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दीपा कर्माकर की, जो कि त्रिपुरा राज्य की हैं और यह जिम्नास्ट से संबंध रखती हैं। तो जिम्नास्ट में जो जिम शब्द लिखा है उसको कर लेते हैं जीप। ठीक है, जिम जिप जीप हो जाएगा। और यहाँ पर त्रिपुरा में एक शब्द लिखा हुआ है ट्रिप। तो ट्रिप में जाने के लिए या तो जीप का उपयोग किया जाता है या फिर कार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कार से कर्माकर यानी दीपा कर्माकर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दीपा कर्माकर कहाँ से हैं? त्रिपुरा से। और किस खेल से संबंध रखती हैं? तो वह एक जिम्नास्ट हैं। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, वह है अंजलि भागवत, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित हैं और यह एक निशानेबाज हैं। तो यहाँ पर अंजलि भागवत में एक शब्द लिखा हुआ है भाग, भागने की बात हो रही है। ठीक है, और महाराष्ट्र में एक शब्द लिखा हुआ है महान अस्त्र। कोई भी महान अस्त्र है और उसको देख के व्यक्ति भाग रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर तलवार होगी तो कोई व्यक्ति खड़ा है तो भागने की जरूरत नहीं है, दूर होगा तब भी बच जाएगा। लेकिन अगर कोई दूर से निशाना लगा रहा है तब तो भागने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर उसके रेंज में है तो जाहिर सी बात है कि मारा जाएगा। किसी के हाथ में अस्त्र है, कोई आप पर निशाना लगा रहा है, तो आपको भागने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो भागने से भागो भागवत यानी अंजलि भागवत। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अंजलि भागवत महाराष्ट्र से हैं और वह एक निशानेबाज हैं। अब हमारे सामने है साक्षी मलिक, जो कि हरियाणा से हैं और यह एक पहलवान हैं। तो यहाँ पर साक्षी मलिक में मलिक शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, और मलिक में एक शब्द लिखा हुआ है माली। माली आपको पता ही है कि जो बागवानी का काम करते हैं ज़्यादातर माली लोग ही करते हैं, या कि पहले के टाइम पे जो माली लोग होते थे वही बाग बगीचे संभालते थे। तो बाग बगीचे कैसे रहते हैं? हमेशा हरे भरे रहते हैं, तो हरे से हरियाणा। तो आपको याद आ जाएगा कि साक्षी मलिक जो थी वह किस राज्य से संबंधित थी? तो वह हरियाणा राज्य से संबंधित थी। अब यहाँ पर पहलवान में एक शब्द लिखा हुआ है हाल। ठीक है, पहल तो पा हटा दें तो हल शब्द मिलेगा, हल या फिर हाल। और साक्षी, साक्षी का मतलब क्या होता है? गवाह होता है। तो आपको पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ जुर्म करता है तो साक्षी यानी गवाह को बुलाया जाता है। किस लिए? जिससे कि वह अपने आंखों देखा हाल बता सके। तो हाल से पहलवान। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि साक्षी मलिक हरियाणा से हैं और यह एक पहलवान है। अब हमारे सामने है दीपा मलिक, ये भी हरियाणा से हैं और यह भी पैरा एथलीट्स हैं। तो हरियाणा याद करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मलिक से हम लोगों ने हरियाणा याद कर लिया है। कैसे? जो माली होता है वह किसकी देखभाल करता है? गार्डन की। और गार्डन कैसे होते हैं? हरे भरे, तो हरे से हरियाणा। अब यहाँ पर दीपा शब्द लिखा हुआ है। दीपा का मतलब क्या होता है? दीप। ठीक है, और अगर दीप की बात करें तो स्पेशली हम लोग भगवान के लिए दीप जलाते हैं। दीप जलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? भगवान के पैरों पर प्रणाम करते हैं, या फिर ऐसा कहिए कि चरणों में प्रणाम करते हैं। तो पैर की बात हो रही है तो पैर से पैरा एथलीट्स। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दीपा मलिक किस खेल से संबंधित थी? तो वह एक पैरा एथलीट्स हैं। ठीक है, और साक्षी मलिक कौन थी? वह एक पहलवान हैं। दोनों हरियाणा से हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी मलिक से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे सामने है हीना सिंधु, जो कि पंजाब से हैं और यह एक निशानेबाज हैं। तो पहला तरीका ये है कि सिंधु से आप सिंधु नदी करके चलिए, तो पंजाब साइड से ही ये जो नदी है ये गई है पाकिस्तान, ठीक है, तो पंजाब आपको याद आ जाएगा। दूसरा तरीका है, यहाँ पर हीना लिखा हुआ है और हीना हीना से आपके दिमाग में सीधे मेहंदी आ रहा होगा, ठीक है। हीना नाम की मेहंदी जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, बहुत ज़्यादा इसका नाम फेमस था। तो हीना जो मेहंदी होती है वो कहाँ लगाई जाती है? अपने हाथ के पंजों में, ठीक है। और जब पंजों में लगती है तो क्या करती है? वह हाथों में अपना निशान छोड़ जाती है। मेहंदी लगाते हैं तो उसका कलर आ जाता है, यानी निशान छोड़ जाती है। तो निशान से निशानेबाज और पंजे से पंजाब। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि हीना सिंधु किस राज्य से रिलेटेड हैं? पंजाब से। और कौन है? यह एक निशानेबाज हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं श्रेयसी सिंह की, जो कि बिहार से हैं और यह एक निशानेबाज हैं। तो यहाँ पर श्रेयसी में एक शब्द लिखा हुआ है श्रेय, या फिर यसी में यश शब्द लिखा हुआ है। श्रेय या फिर यश, आप समझते हैं ना कि यश की बात हो रही है, मतलब कोई व्यक्ति है जो कि अब फेमस हो रहे हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है। और यहाँ बिहार में शब्द लिखा हुआ है हार। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ तो पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि यश प्राप्त कर रहा है, यश प्राप्त कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब बहुत सारे लोग मिलकर उसको क्या पहनाएंगे? हार भी पहनाएंगे, ठीक है। तो हार से आपको बिहार याद आ जाएगा कि जो श्रेयसी सिंह हैं वह बिहार से हैं। अब निशानेबाज याद करना है तो आप ऐसा याद रखिए कि निशानेबाज में एक शब्द लिखा हुआ है निशाना, और श्रेयसी में श्रेय शब्द लिखा हुआ है। तो अगर जीत होती है तो इंसान उसका श्रेय खुद लेता है, और जो उसके विरोधी होते हैं उन पर क्या करता है? निशाना साधता है। ज़्यादातर आपने ये लोकतंत्र में देखा होगा कि क्या होता है कि एक पार्टी जब जीत जाती है तो दूसरी पार्टी के ऊपर निशाना साधती है, या फिर जीतने के लिए भी निशाना साधती है, अपना श्रेय देती है कि हमने ये किया, हमने ये वो किया, लेकिन विरोधी पार्टियों ने कुछ नहीं किया। तो आप ऐसा समझिएगा कि जो श्रेय है वह कैसे मिलता है? दूसरों के ऊपर निशाना साध के, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रहेगा आसानी से कि श्रेयसी सिंह बिहार से हैं और यह एक निशानेबाज हैं। अब बात कर लेते हैं संजीता चानू की, जो कि मणिपुर से हैं और यह एक वेट लिफ्टर हैं। वेट लिफ्टर मतलब भारोत्तोलक, भार को उठाने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर संजीता में एक शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पर समझौता, संजीता समझौता। और आपने देखा होगा कि कोई भी केस हो जाता है आज के टाइम पे तो समझौता कैसे होता है? हमेशा पैसे देकर होता है। अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि समझौता करना चाहता है और उसके सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से उसने अगर पैसे दे दिए हैं तो समझौता आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर उसने मनी अच्छे से नहीं दी है, या फिर ऐसा कहिए कि सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से मनी नहीं दी है, तो फिर समझौता नहीं होने वाला। तो क्या होता है कि व्यक्ति समझौता करने के लिए जो बैग होता है पैसे का वह ज़्यादा भारी रखता है, जिससे कि सामने वाला मना ना करे। तो समझौते से संजीता सिंह, और मनी का बैग जो कि वजन रखता है जितना ज़्यादा उतना जल्दी समझौता होने की संभावना रहती है। तो मनी से मणिपुर और भारी से भारोत्तोलक। तो संजीता चानू कौन है? यह एक भारोत्तोलक हैं और किस राज्य से संबंधित हैं? तो मणिपुर से संबंधित हैं। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं विकास कृष्णन की और कृष्णा पूनिया की। दोनों के दोनों हरियाणा से ही संबंधित हैं। जैसे साक्षी मलिक और दीपा मलिक हरियाणा से रिलेटेड थी, लेकिन इनके जो गेम हैं अलग अलग हैं, तो उनको बाद में याद करेंगे, पहले इनका राज्य याद करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि विकास कृष्णन में और कृष्णा पूनिया में दोनों में एक शब्द कॉमन है, कृष्ण भगवान। और आपको पता है कि कृष्ण भगवान किस भगवान के अवतार थे? हरि के, अर्थात भगवान विष्णु के अवतार थे। तो हरि से हरियाणा। तो आप ऐसे याद रख पाएंगे आसानी से कि विकास कृष्णन और कृष्णा पूनिया दोनों के दोनों हरियाणा राज्य से रिलेटेड थे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं विकास कृष्णन की, जो कि मुक्केबाज थे, ठीक है। हरियाणा से तो संबंधित थे, लेकिन ये कौन थे? एक मुक्केबाज थे। तो यहाँ पर विकास में एक शब्द लिखा हुआ है वीक। वीक मतलब क्या होता है? कमज़ोर इंसान। अब कमज़ोर इंसान जो होता है वह नॉर्मली झगड़ा नहीं करता है आके, वह केवल मुंह से ही जो बोलना होता है बोल देता है, सामने आके फाइट नहीं करता, केवल मुंह का उपयोग करता है। तो मुक्का से मुक्का अर्थात मुक्केबाज। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विकास कृष्णन एक मुक्केबाज थे। अब हमारे सामने है कृष्णा पूनिया, जो कि एक डिस्कस थ्रोअर हैं। तो यहाँ पर पूनिया में एक शब्द लिखा हुआ है पुण्य, और डिस्कस थ्रोअर में एक शब्द लिखा हुआ है डिस्कस। तो आपको पता है कि यहाँ पर पुण्य और पाप की बात हो रही है। तो जो पुण्य पाप होता है वह सिचुएशन पर डिपेंड करता है, यानी व्यक्ति डिस्कस करता है कि क्या कब यह पुण्य होगा और कब यह पाप होगा। उदाहरण के लिए आप ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति है जो कि दूसरे देश में जाकर वहाँ पर आतंकवाद फैला रहा है, तो अगर उसको पुलिस या फिर फौज द्वारा मारा जाएगा तो जिनके द्वारा मारा जाएगा उनके लिए वो पाप नहीं होने वाला।
लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान है और उसको कोई व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति मारता है तो वो उसके लिए पाप होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई भी आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपको मारने की कोशिश कर रहा है और आप उसको मार देते हो तो वो पाप नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मारने की कोशिश नहीं कर रहा है फिर भी आप उसको मार रहे हो तो वो एक पाप होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति डिस्कस करता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो पुण्य से पुण्य यानी कृष्णा पुण्य और डिस्कस से डिस्कस थ्रोअर। तो ऐसे याद रखिएगा कि विकास कृष्णन मुक्केबाज थे और कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रोअर थे, दोनों के दोनों हरियाणा से थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गगन नारंग की, जो कि तमिलनाडु राज्य से हैं और यह एक निशानेबाज है। तो गगन में अगर पहले वाले ग को हटा दे तो शब्द क्या बचेगा? गन। और गन से क्या करते हैं? निशाना लगाते हैं, तो निशाने से निशानेबाज। तो याद रखिएगा गगन नारंग कौन है? यह एक निशानेबाज है। अब गन की बात हो रही है तो गन का ज़्यादातर उपयोग कौन करते हैं? या तो आर्मी वाले करते हैं या फिर आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा उपयोग आतंकवादी लोग करते हैं। तो आतंकवादी लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अच्छी तालीम नहीं मिल पाती। अच्छी तालीम होती तो वह गन नहीं उठाते, अर्थात दूसरे व्यक्ति को नहीं मारते, कोई भी अपराध नहीं करते। तो तालीम से आप याद रखिएगा तमिलनाडु, ठीक है। तो गगन नारंग जो हैं वह तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं और कौन से गेम से संबंधित हैं? तो वह एक निशानेबाज हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैरी कॉम की, जो कि मणिपुर से हैं और यह एक मुक्केबाज है। तो नॉर्मली सबको पता है कि यह एक मुक्केबाज हैं और मैरी कॉम में मैरी शब्द लिखा हुआ है तो मैरी से मणि हो जाएगा, ठीक है। मैरी मणि अर्थात मणिपुर। और आपको अगर मुक्केबाज भी याद करना है तो ऐसे याद रखिए कि नॉर्मल इंसान अगर किसी को मारता है तो गन से मारने नहीं जाता। कैसे मारता है? हाथों से मारता है, यानी मुक्के से मारता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो मैरी कॉम है किस राज्य से हैं? मणिपुर से, और यह एक मुक्केबाज हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीमा अंतिल की, जो कि हरियाणा से हैं और यह भी एक डिस्कस थ्रोअर हैं। तो सीमा अंतिल, यहाँ पर सीमा की बात हो रही है, बॉर्डर की बात हो रही है। तो आपको पता है कि बॉर्डर पे क्या होता है? हमारे जो पड़ोसी देश हैं हमेशा कुछ ना कुछ खुराफात करने की कोशिश में लगे ही रहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि दूसरे देश यानी हमारे देश पर कब्जा कर लें। तो क्या होता है कि अगर इन दोनों देशों के बीच में डिस्कस किया जाए अच्छे से तो नॉर्मली दोनों देश पीछे हट जाते हैं, युद्ध जैसी स्थितियाँ नहीं आती। तो ऐसा कह सकते हैं कि सीमा पर जब भी विवाद जैसी स्थितियां आती हैं तो दोनों देशों के बीच क्या होता है? डिस्कशन होते हैं। कैसे डिस्कशन होते हैं? दोनों देशों की तरफ से हरी झंडी, जो कि एक शांति का प्रतीक माना जाता है, हरी झंडी दिखाई जाती है और उसी पर करके वो लोग डिस्कशन करते हैं। तो हरी से हरियाणा याद रखिएगा और सीमा पर डिस्कस करते हैं जिससे कि युद्ध जैसी स्थितियाँ ना हो। तो सीमा से सीमा अंतिल और डिस्कस से डिस्कस थ्रोअर। तो याद रहेगा आपको कि सीमा अंतिल हरियाणा राज्य से हैं और यह डिस्कस थ्रोअर गेम से रिलेटेड है। अब हमारे सामने है कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से हैं और यह भी एक वेट लिफ्टर हैं, ठीक है, यानी भारोत्तोलक हैं। कर्णम में एक शब्द लिखा हुआ है कानम, अर्थात काने व्यक्ति की बात हो रही है। काना मतलब एक व्यक्ति जो है एक आंख में उसके नहीं दिखाई दे रहा है। और आंध्र प्रदेश में अंधा, यानी ये भी आंखों से रिलेटेड है, काना भी आंखों से रिलेटेड और अंधा भी आंखों से रिलेटेड, ठीक है। और भारोत्तोलक में भा के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? रोता। तो रोते भी कैसे हैं? आंखों से। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश से हैं और यह एक भारोत्तोलक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अंजू बॉबी की, जो कि केरल राज्य से हैं और यह लंबी कूद से संबंध रखती हैं। तो अंजू बॉबी में एक शब्द लिखा हुआ है बाम्बू और केरल में करेला शब्द लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो करेला होता है उसको बम्बू में क्या किया जाता है कि ऊपर चढ़ा दिया जाता है, बम्बू को ऊपर मचान टाइप का बना दिया जाता है और उसी में जैसे लौकी हो गई है ना, तो लौकी की तरह ही करेला भी होता है। जब तक वह ऊपर नहीं चढ़ता है, ऊपर स्पेस जब तक उसको नहीं मिलता तब तक उसमें जो सब्जियां हैं नहीं लगती हैं। तो जो करेला होता है उसको बम्बू के ऊपर चढ़ा दिया जाता है जिससे कि क्या हो कि उनमें सब्जियां लग सकें। और जो बम्बू होते हैं लंबे लंबे होते हैं, तो आपको ऐसे नॉर्मली याद आ जाएगा कि लंबी कूद से संबंधित हैं और करेले से केरल। तो अंजू बॉबी केरल राज्य से हैं और यह एक लंबी कूद से संबंधित हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइना नेहवाल की, जो कि हरियाणा राज्य से हैं और यह बैडमिंटन से संबंध रखती हैं। तो साइना में एक शब्द लिखा हुआ है साईं। साईं मतलब साईं बाबा की बात हो रही है। हरियाणा में हरि, आपको पता ही है कि साईं बाबा को भगवान का दर्जा दिया जाता है और हरि मतलब भगवान विष्णु की ही बात हो रही है। तो साईं बाबा हैं या फिर भगवान विष्णु हैं, यानी भगवान हरि हैं। दोनों ही हमारे मन के जो भी बैड चीज़ें होती हैं उनको मिटाते हैं। अगर हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, तो हमारे मन की जो बैड थिंकिंग होती है उनको साईं बाबा और भगवान हरि मिटा देते हैं। तो बैड और मिटाने से बैडमिंटन। तो आप ऐसे याद रखिएगा, साइना नेहवाल हरियाणा राज्य से हैं और बैडमिंटन से संबंध रखती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे सामने है सानिया मिर्ज़ा, जो कि महाराष्ट्र से हैं और टेनिस से संबंध रखती हैं। तो इसको याद करने के लिए यहाँ पर मिर्ज़ा को कर लेते हैं मर्जा, यानी मरने की बात हो रही है, और महाराष्ट्र में शब्द लिखा हुआ है महान अस्त्र। तो अगर कोई भी व्यक्ति महान अस्त्र से मारेगा तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला व्यक्ति क्या हो गया, मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा, यानी मर जाएगा। तो मर्जा से मिर्जा यानी सानिया मिर्ज़ा। और टेनिस याद करना है तो टेनिस को ऐसे याद रखिएगा, टेनिस में एक शब्द लिखा हुआ है टॉनिक, और मर्जा में एक शब्द लिखा हुआ है मर्ज। मर्ज मतलब बीमारी की बात हो रही है, तो जब कोई मर्ज होता है तो डॉक्टर क्या देता है, दवा देता है या फिर टॉनिक देता है, तो टॉनिक से टेनिस। तो आप ऐसे याद रखिएगा, सानिया मिर्जा महाराष्ट्र हैं और यह टेनिस से संबंध रखती हैं। ठीक है। रोहन बोपन्ना जो कि टेनिस खेल से संबंधित हैं और यह कर्नाटक राज्य से हैं। तो रोहन में एक शब्द लिखा हुआ है रोना, ठीक है, रोहना रोना। और यहाँ पर टेनिस में टेन शब्द लिखा हुआ है और कर्नाटक में नाटक शब्द। तो क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनको पैसा चाहिए होता है तो वह फिर रोने का नाटक करते हैं, है ना। 10 रुपये चाहिए किसी बच्चे को अगर, तो रोने का नाटक करते हैं। तो रोने से रोहन और नाटक से कर्नाटक और टेन से टेनिस। तो याद रखिएगा, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है, टेनिस खेल से, और किस राज्य से हैं, कर्नाटक से। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है कदाम्बी श्रीकांत, जो कि बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं और यह आंध्र प्रदेश राज्य से हैं। तो यहाँ पर कदाम्बी में शब्द लिखा हुआ है कैद, कदाम्बी कैद। और बैडमिंटन में शब्द लिखा हुआ है बैड, ठीक है। आंध्र प्रदेश में अंधा शब्द। तो आपको पता है अगर किसी को कैद कर लेते हैं तो क्या करते हैं, कैद करने के लिए उस व्यक्ति के आंखों में पट्टी बांध लेते हैं जिससे कि वह देख ना पाए कि उसको कहाँ ले जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, अंधे से मतलब उसकी आंख में पट्टी बांध देते तो अंधा टाइप का हो जाता है, तो अंधे से आंध्र प्रदेश, कैदी से कदाम्बी, ठीक है, यानी कदाम्बी श्रीकांत। और जो कैद करते हैं वो अच्छे लोग तो होंगे नहीं, जो कि कैद करेंगे बैड लोग ही होंगे, तो बैड से बैडमिंटन। तो याद रखिएगा, कदाम्बी श्रीकांत जो कि बैडमिंटन खेल से संबंधित है और यह आंध्र प्रदेश से हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है विश्वनाथ आनंद, जो कि शतरंज खेल से संबंधित हैं और तमिलनाडु राज्य के हैं। तो यहाँ पर विश्वनाथ आनंद में एक शब्द लिखा हुआ है विश्व और नाथ, यानी आप ऐसा समझिए कि कोई भी विश्व है वो क्या हो गया, अनाथ हो गया, ठीक है। अनाथ क्यों हो गया, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर उसका कोई फैमिली मेम्बर साथ में नहीं होगा तो वह अनाथ की तरह ही होगा। और अगर कोई उसको मिल जाता है तो वह अनाथ नहीं कहलाएगा, मतलब विश्व में कोई भी अनाथ नहीं होगा अगर उसको किसी का साथ मिल जाए। तो साथ से क्या हो जाएगा, शतरंज, और मिलने से तमिलनाडु, और विश्व अनाथ से विश्वनाथ आनंद। तो याद रखिएगा, विश्वनाथ आनंद शतरंज खेल से संबंधित हैं और तमिलनाडु से हैं। और इसको दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं कि अगर किसी की ज़िंदगी में जो 7 रंग होते हैं वो अगर मिल जाएँ तो जाहिर सी बात है कि वह पूरे आनंद से जिएगा, या फिर ऐसा कहिए कि आनंद में है वह व्यक्ति जिसकी ज़िंदगी में सभी रंग मिल जाते हैं। तो मिलने से तमिलनाडु, 7 रंग से शतरंज और आनंद से विश्वनाथ आनंद। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है पंकज आडवाणी, जो कि स्नूकर खेल से संबंधित हैं और यह पुणे से हैं। तो यहाँ पर पंकज आडवाणी में पंकज शब्द लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है कमल, ठीक है। स्नूकर में स्नो शब्द लिखा हुआ है और पुणे में पानी शब्द लिखा हुआ है। आपको पता है कि जो कमल होता है पानी में खिलता है, और पानी का एक रूप क्या होता है, स्नो भी होता है, मतलब बर्फ़ भी होता है, ठीक है। तो स्नो से स्नूकर हो जाएगा, पानी से पुणे, और पंकज से पंकज आडवाणी। तो याद रखिएगा, पंकज आडवाणी जो कि स्नूकर खेल से और पुणे से संबंधित हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है बाईचुंग भूटिया, जो कि फुटबॉल खेल से संबंधित है और सिक्किम राज्य से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है बाईचुंग भूटिया में भूत शब्द, ठीक है, भूतिया, भूत। और आपको पता है कि भूत का क्या बोला जाता है कि जो पैर होते हैं कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, यानी फुट जो होते हैं उल्टे होते हैं। तो फुट से फुटबॉल आपको याद आ जाएगा, और भूत से भूटिया यानी बाईचुंग भूटिया। तो याद रखिएगा, बाईचुंग भूटिया जो हैं वह फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। अब यहाँ पर बाईचुंग में बाय शब्द लिखा हुआ है, बाय का मतलब क्या होता है, खरीदना होता है। और सिक्किम में सिक्का शब्द लिखा हुआ है। आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर खरीदेंगे तो पैसा सिक्का लगेगा, तो सिक्के से आपको सिक्किम भी याद आ जाने वाला है। तो याद रखिएगा, बाईचुंग भूटिया जो कि फुटबॉल खेल से संबंधित हैं और सिक्किम राज्य से हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है विशेष भृगुवंशी, जो कि बास्केटबॉल खेल से संबंधित हैं और यह उत्तर प्रदेश से हैं। अब यहाँ पर देखिए, भृगु को कर लेते हैं भांग, ठीक है, भृगु भांग। जो भांग होती है वह कैसे पी जाती है, दूध में मिलाकर। आपको पता है कि दूध का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा क्या, उत्तर प्रदेश, जो कि भृगुवंशी यानी विशेष भृगुवंशी वहाँ से संबंधित हैं। बास्केटबॉल में बिस्किट शब्द लिखा हुआ है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बिस्किट को दूध में भिगो कर खाना पसंद करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, विशेष भृगुवंशी जो हैं बास्केटबॉल खेल से संबंधित हैं और यह उत्तर प्रदेश से हैं।
अब आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है दीपक हुड्डा, जो कि कबड्डी खेल से संबंधित है और यह हरियाणा से हैं। तो यहाँ पर जो हुड्डा है, तो हुड्डा में डा में एक डा लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही कबड्डी में भी डा में डा लिखा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। बाकी आपको किसी भी नाम में ऐसा नहीं मिलने वाला है। तो आपको ऐसे कन्फर्म हो जाएगा कि दीपक हुड्डा कबड्डी खेल से संबंधित हैं। और प्रो कबड्डी देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पर दीपक में दीप शब्द लिखा हुआ है। दीप जो होता है भगवान के सामने जाते हैं, और भगवान से संबंधित एक ही राज्य का नाम है, कौन सा? हरियाणा। हरियाणा में हरि शब्द, हरि यानी भगवान विष्णु। तो ऐसे याद रखिएगा कि दीपक हुड्डा जो हैं वह कबड्डी खेल से संबंधित हैं और यह हरियाणा राज्य से हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गुरिंदर सिंह की, जो कि वॉलीबॉल से संबंधित हैं और चंडीगढ़ से हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गुरिंदर सिंह की, जो कि वॉलीबॉल खेल से संबंधित हैं और यह चंडीगढ़ से हैं। तो यहाँ पर चंडी में चांदी शब्द लिखा हुआ है, वॉलीबॉल में बाली शब्द जो कि कानों में पहनी जाती है, ज़्यादातर जो गर्ल्स होती हैं वो पहनती हैं। और गुरिंदर सिंह में गुड़ शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है जब कान कंछेदन होता है, ये मतलब कानों में जब बाली पहनाई जाती है स्टार्टिंग में, तो क्या होता है बच्चों को कुछ मीठा खाने को भी दिया जाता है। और जो बाली होती है या तो सोने की होती है या फिर चांदी की होती है। तो चांदी से चंडीगढ़, बाली से वॉलीबॉल और गुड़ मीठे में हो ही जाएगा, तो गुड़ से गुरिंदर सिंह। तो याद रखिएगा गुरिंदर सिंह जो है वॉलीबॉल से संबंधित हैं और यह चंडीगढ़ से हैं। अब हमारे सामने है सुनील छेत्री, जो कि फुटबॉल से संबंधित हैं और यह तेलंगाना से हैं। तो याद करना आसान है। छेत्री में शब्द लिखा हुआ है छेती। छेती मतलब क्या होता है? जल्दी। बोलते हैं ना छेती छेती चलो, मतलब जल्दी जल्दी चलो। और फुटबॉल में फुट शब्द लिखा हुआ है। फुट मतलब पैर। तो छेती छेती किससे चलेंगे? पैर से चलेंगे, यानी फुट से चलेंगे, तो फुटबॉल आपको याद आने वाला है। और तेलंगाना में शब्द लिखा हुआ है लंगाना। लंगाना मतलब लंगड़ा बोलते हैं ना, जैसे तैमूर लंग नाम था उसका, क्यों? क्योंकि वह लंगड़ा था। तो यही होता है लंगाना, मतलब एक पैर किसी का अगर टूट जाए तो वह फिर अच्छे से नहीं चल पाता, तो लंगाना उसको बोलते हैं। तो फुट की बात हो रही है, ठीक है, लंगाना। तो यहाँ से आपको तेलंगाना भी याद आने वाला है। तो याद रखिएगा सुनील छेत्री जो हैं फुटबॉल खेल से संबंधित हैं और यह तेलंगाना राज्य से हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है मनप्रीत सिंह, और जो कि हॉकी खेल से संबंधित हैं और यह गुजरात से हैं। तो इनको याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर मन की प्रीत की बात हो रही है, मतलब लव की बात हो रही है। हॉकी में शब्द लिखा हुआ है हाँ की, यानी कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि क्या उसने हाँ की, तो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है नहीं, हाँ नहीं की, बल्कि वह उसने मुझे देखा और वह वहाँ से गुजर गया या फिर गुजर गई। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा। यहाँ पर मन की प्रीत की बात हो रही है, तो कोई पूछ रहा है कि क्या उसने हाँ किया या नहीं किया, तो बोल रहा है नहीं, हाँ नहीं किया, बल्कि वह वहाँ से गुजर गया या फिर गुजर गई। तो गुजरने से गुजरात, हाँ की या नहीं की, तो हाँ की से हो जाएगा हॉकी। ठीक है, मन और प्रीत से मनप्रीत सिंह। तो आपको याद आने वाला है कि मनप्रीत सिंह हॉकी खेल संबंधित हैं और यह गुजरात राज्य के हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं विजेंद्र सिंह की, जो कि एक मुक्केबाज हैं और यह हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं। तो विजेंद्र में एक शब्द लिखा हुआ है वजन, और मुक्केबाज में मुक्का शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, और तो आपको पता है मुक्के से संबंधित एक डायलॉग, ये 2.5 किलो का हाथ, यानी कोई भी व्यक्ति बोलता है अपने मुक्के का वजन बता रहा है कि मेरा मुक्का या फिर मेरा हाथ कितने का, 2.5 किलो का है, तो वजन से विजेंद्र सिंह हो जाएगा, मुक्के से मुक्केबाज। तो अगर किसी का जो हाथ है या फिर मुक्का है इतना वजन होगा उसका, तो जाहिर सी बात है सामने वाला व्यक्ति हार भी जाएगा, जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो हारने से हरियाणा। तो आप ऐसे याद रखिएगा विजेंद्र सिंह जो है मुक्केबाज हैं और हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं। अब हमारे सामने जो लास्ट पॉइंट बचता है वह है प्राची टहलन, जो कि बास्केटबॉल खेल से संबंधित हैं और साथ ही साथ यह नेट बॉल से भी संबंध रखती हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो ये हैं ये दिल्ली राज्य से संबंध रखती हैं। सबसे पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हरियाणा में स्थित है। याद करना है तो मैं आपको बता दूं कि सुल्तानपुर में एक शब्द छिपा हुआ है सुल्तान। आपने सलमान खान की सुल्तान मूवी तो देखी ही होगी, तो आपको पता होगा कि सुल्तान मूवी में जो सलमान खान है वह कहाँ से रहता है, हरियाणा से रहता है। पूरी की पूरी मूवी जो है वह हरियाणा से संबंधित है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, हरियाणा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में स्थित है। याद करना है तो काजीरंगा में एक शब्द लिखा हुआ है काज। काज का मतलब क्या होता है, शादी या फिर मैरिज बोल सकते हैं। ठीक है, काज, शादी, मैरिज एक ही चीज़ होती है। और ये बोला जाता है कि जो मैरिज होती है वह आसमान से फिक्स होके आती है, यानी मैरिज की जो बात है वह भगवान पहले से ही फिक्स करके भेजते हैं कि किसकी मैरिज किसके साथ होगी। तो ऐसा कह सकते हैं कि काज यानी मैरिज आसमान से ही फिक्स होती है। तो आसमान से असम और काज से काजीरंगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, असम में। जिसको काज के बारे में नहीं पता है तो वह ऐसे याद कर सकता है कि काजीरंगा में सब छिपा हुआ है काजी रंग, यानी कोई बंदा पूछ रहा है कि काजी ये रंग कैसा है, तो सामने वाला क्या बोलेगा कि औसम है, यानी बहुत अच्छा है। तो औसम से असम। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला है निमेरी राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में ही स्थित है। तो निमेरी में अगर ने को हटा दें तो शब्द बचेगा मेरी। ठीक है, मेरी को कर लेते हैं याद करने के लिए, मैरी यानी शादी की बात हो रही है। और शादी कहाँ फिक्स होती है? आसमान में, तो आसमान से असम। ठीक है, तो निमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? असम में। अब अगला है मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में ही स्थित है। तो मानस, मानस से एक शब्द बना है रामचरितमानस। आपको पता है और रामचरितमानस किसके लिए होता है? भगवान के लिए। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान कहाँ वास करते हैं? आसमानों में, तो आसमान से असम। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में ही स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है नमदफा राष्ट्रीय उद्यान जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक शब्द लिखा हुआ है अरुण। अरुण को अगर थोड़ा सा अलग तरीके से लिखें तो अरुण में जो आर शब्द है उसको अल्फ़ाबेट का आर लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद है ऊ का यू कर लेते हैं और अणा का एन कर लेते हैं, तो हो जाएगा RUN यानी रन। और अगर थोड़ा सा हिंदी तरीके से पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अरुण। अरुण से अरुणाचल प्रदेश। और नमदफा में शब्द लिखा हुआ है दफ़ा। दफ़ा होने की बात हो रही है, मतलब कोई व्यक्ति बोल रहा है गुस्से में कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। तो अगर कोई ऐसा बोलेगा तो सामने वाला क्या करेगा? रन करके जल्दी से वहाँ से दफ़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पिटने का भय है। तो दफ़ा हो गया रन करके, तो रन से हो गया अरुण अर्थात अरुणाचल प्रदेश, और दफ़ा से नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो नमदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रहेगा। अब अगला है पाकुई राष्ट्रीय उद्यान जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। तो सेम इसको भी अरुणाचल प्रदेश को याद करने के लिए अरुण को RUN कर लेते हैं। ठीक है, यानी रन। और पाकुई को याद करने के लिए कर लेते हैं पकड़ो कोई। पाकुई, पकड़ो कोई, दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर कोई बंदा है वह चोरी करके भाग रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे कि पकड़ो कोई। अब कोई चोरी करेगा तो जाहिर सी बात है कि वह धीरे धीरे तो भागेगा नहीं बल्कि रन करके भागेगा। तो रन से अरुणाचल प्रदेश और पकड़ो कोई से पाकुई। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पाकुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है नागार्जुन सागर श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद करना आसान है क्योंकि नागार्जुन में सब छिपा हुआ है अर्जुन, और अर्जुन से हम लोग सीधे महाभारत की तरफ चलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि महाभारत के जो अर्जुन थे पांडवों में से एक, वह बहुत ही फेमस थे तीर चलाने के लिए। तो अगर महाभारत की तरफ चलें और आंध्र प्रदेश में अंधा सब छिपा हुआ है तो सीधे महाभारत से संबंधित एक अंधे का पात्र हम लोगों को याद आता है। वह कौन थे? धृतराष्ट्र, जो कि दुर्योधन के पिता थे और वह अंधे थे। तो आप सिंपल से याद कर सकते हैं कि दोनों तरफ महाभारत के पात्र दिख रहे हैं, एक अंधे धृतराष्ट्र और दूसरे अर्जुन। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अचान कमार राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। याद करना बहुत ही आसान है। अगर हम अचान कमार को थोड़ा सा अगर एक साथ 4 वर्ड पढ़ें यानी अचानक और लास्ट वाले 2 वर्ड पढ़ें मार, तो हो जाएगा अचानक मार। यानी कोई व्यक्ति बोल रहा है कि किसी को अचानक मार। तो अगर किसी को अचानक मारा जाए तो जाहिर सी बात है कि उसको क्या होगा? क्षति होगी, यानी नुकसान होगा। अचानक मारने से दूसरे व्यक्ति को क्षति यानी नुकसान होगा। तो क्षति से छत्तीसगढ़ और अचानक मार से अचान कमार राष्ट्रीय उद्यान। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अचान कमार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है उदंती सीता नदी राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। याद करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ऐसा याद कर सकते हैं कि सीता नदी में 2 शब्द लिखे हुए, एक सीता और दूसरा नदी। तो याद करने के लिए ऐसा कह सकते थे कि कोई सीता है वह नदी में गिर गई है। अब सीता नदी में गिर गई है तो जाहिर सी बात है कि उसको कोई ना कोई क्षति हो सकती है। क्यों? क्योंकि गिरी है, ना कि खुद कूदी है। कूदती तो उसको जाहिर सी बात है तैरना आता, तब वह कूदती तो उसको क्षति नहीं होती है। लेकिन सीता नदी में गिर गई है तो उसको क्षति हो सकती है। तो क्षति से छत्तीसगढ़ और सीता नदी से उदंती सीता नदी राष्ट्रीय उद्यान। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि उदंती सीता नदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत ही फेमस है और आप सबको पता भी होगा कि यह कर्नाटक में स्थित है। याद करने के लिए नागरहोल को कर लेते हैं नगर और हॉल। हॉल मतलब सिनेमा हॉल की बात हो रही है। और कर्नाटक में एक सब छिपा हुआ है नाटक। तो नाटक पहले के टाइम पे कहाँ दिखाए जाते थे? रंगमंच में, या फिर ऐसा कहिए कि हॉल में अर्थात सिनेमा हॉल में। तो नगर के सभी लोग हॉल में जाते थे क्या करने? नाटक देखने। तो नाटक से कर्नाटक और नगर और हॉल से नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अब अगला है रंगनाथ राष्ट्रीय उद्यान, यह भी कर्नाटक में ही स्थित है। तो आपको पता है कि जो नाटक होता है वह कहाँ होता है?
रंगमंच में, यानी नाटक जिस मंच में होता है उसको बोला जाता है रंगमंच। आपने हिंदी पढ़ी होगी तो आपको ये चीज़ पता होगी कि रंगमंच में नाटक किए जाते हैं। तो रंग से रंगनाथ और नाटक से कर्नाटक, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रंगनाथ राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। अब अगला है दम्फा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मिजोरम में स्थित है। तो मिजोरम में एक सब छिपा हुआ है रम यानी शराब वाले रम की बात हो रही है, और दम्फा में सब छिपा हुआ है दम। तो ऐसा कह सकते हैं कि रम पीने से क्या होता है, कुछ देर के लिए दम आ जाती है, यानी ताकत आ जाती है। आप अगर पूछेंगे जो पीते हैं तो वो यही बोलेंगे कि रम पीने से कुछ टाइम के लिए ताकत आ जाती है, यानी सुस्ती जो है वह दूर हो जाती है। तो रम से दम आ गया, तो रम से मिजोरम और दम से दम्फा। तो दम्फा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, मिजोरम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, जो कि झारखंड में स्थित है। याद करना है तो हजारीबाग में सब छिपा हुआ है हजार, और बाग यानी गार्डन की बात हो रही है, यानी हजार बाग की बात हो रही है। और झारखंड में सब छिपा हुआ है झार से कर लेते हैं झरना। तो झरना एक पानी का स्रोत है, तो जाहिर सी बात है कि पानी के स्रोत के आसपास ही बागों का निर्माण किया जाता है। यानी बाग कहाँ लगाए जाते हैं, जहाँ पानी का स्रोत हो, अर्थात पानी का साधन हो। जहाँ पानी का साधन नहीं होगा वहाँ बाग तैयार नहीं किए जा सकते। तो ऐसा कह सकते हैं कि झरने के आसपास अगर इंसान चाहे तो 1000 से भी ज़्यादा बाग तैयार कर सकता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, झारखंड में। इसको याद करने का दूसरा तरीका भी है, हजारीबाग में बाग सब छिपा हुआ है, बाग मतलब गार्डन की बात हो रही है, और झारखंड में सब छिपा हुआ है झाड़ी। क्योंकि आपको ये चीज़ पता होगी कि झारखंड को झाड़ियों का देश भी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बाग में ज़रूरी नहीं कि पेड़ पौधे ही बस हों, वहाँ पर झाड़ियाँ भी होती हैं। तो झाड़ियों से झारखंड, तो आप इसको दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। अगला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। याद करना है तो छत्तीसगढ़ में एक शब्द लिखा हुआ है 36, गढ़ मतलब राज्य की बात हो रही है, अर्थात 36 राज्य या फिर राजा के जो राज्य होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। और इंद्रावती में सब छिपा हुआ है इंद्र अर्थात भगवान के राजा, यानी भगवान इंद्र की बात हो रही है। तो आपको पता है कि इंद्र भगवान जो हैं वह राजा ही हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास गढ़ की कमी नहीं होगी। तो गढ़ कितने होंगे उनके पास, एक नहीं बल्कि 36 गढ़ होंगे। तो 36 और गढ़ से 36 गढ़, और इंद्र की बात तो इंद्र से इंद्रावती। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कांवला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि तेलंगाना में स्थित है। तो तेलंगाना में एक शब्द लिखा हुआ है तेल, और कांवला में सब छिपा हुआ है आंवला। आपको पता है कि आंवला का तेल भी होता है, यानी ऑयल भी होता है। तो आंवला से हो गया कांवला राष्ट्रीय उद्यान, और तेल से तेलंगाना। तो कांवला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, तेलंगाना में। ठीक है, अब अगला है किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो किश्तवाड़ा में एक शब्द लिखा हुआ है किश्त, ठीक है, और कश्मीर में शब्द लिखा हुआ है काश अमीर। कोई भी व्यक्ति है जो कि किस्त पे कर रहा है और उसके मन में हमेशा चलता रहता है कि काश वह अमीर होता तो वह रोज़ रोज़ इस किस्त के चक्कर में नहीं पड़ता और वह इकट्ठे ही पैसे जमा कर देता, है ना। हर व्यक्ति यही चाहता है, जो कि किस्त जमा करता है वह यही सोचता रहता है कि काश वो अमीर होता और वह किस्त की जगह इकट्ठे ही पैसे जमा कर देता। तो काश और अमीर से कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर, और किस्त से किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है भगवान महावीर उद्यान, जो कि गोवा में स्थित है। याद करना आसान है, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि महावीर जी भगवान कब बने, तो आप बोलोगे जब वह संसारिक मोहमाया को त्याग कर वन चले गए तब वह भगवान बने। जाहिर सी बात है, तभी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था जब वह संसारिक मोहमाया को त्याग कर वन चले गए थे। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब महावीर जी गो हुए वन के लिए, यानी गो वन, तब उनको क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ और वह भगवान बने। तो गो वन से हो गया गोवा, और आप ऐसे याद कर सकते हैं महावीर और भगवान से कि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, गोवा में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है नौगर वाइल्ड अभ्यारण्य, जो कि मेघालय में स्थित है। तो मेघालय में शब्द लिखा हुआ है घालय लास्ट में, ठीक है, मे के बाद। तो घालय को याद करने के लिए कर लेते हैं घायल, ठीक है, ला को या की जगह और या को ला की जगह कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा घायल। और नौगर वाइल्ड में एक शब्द लिखा हुआ है नोग, याद करने के लिए कर लेते हैं नाग। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी को नाग डस लेगा तो क्या हो जाएगा, घायल हो जाएगा। ठीक है, तो घायल से मेघालय और नाग से नौगर वाइल्ड अभ्यारण्य। तो नौगर वाइल्ड अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, मेघालय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। याद करना है तो पश्चिम में सब छिपा हुआ है पक्षी, ठीक है, पश्चिम पक्षी, और सुंदरवन में लिखा हुआ है सुंदर और वन, यानी वन क्या है, सुंदर है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी वन है वह बहुत सुंदर है, मतलब उस वन में क्या है, बहुत सारे
फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, मतलब पूरी टाइम उसमें हरियाली रही आती है। तो वन देखने में कैसा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे पशु पक्षियों की कमी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा पशु पक्षी भी होंगे। तो पक्षी से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जो वन सुंदर होगा वहाँ पे पक्षी बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधों में पाए जाएंगे, क्योंकि पक्षियों का भोजन क्या है, फल है, और फल मिलेगा तो वो वहाँ रहेंगे ही। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वैसे अगर आपको दर्रा याद है, क्योंकि दर्रे की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, तो अगर आपको दर्रा याद है तो सिंपल सा आपको पता है कि रोहिला दर्रा कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। और अगर आपने दर्रे वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको यहाँ भी याद करवा देता हूँ। रोहिला में शब्द लिखा हुआ है रोवेला, यानी रोने की बात हो रही है। ठीक है, और अगर कोई बच्चा रोता है तो चुप कैसे होता है, माँ के आंचल में। तो माँ के आंचल से हो गया हिमांचल, क्योंकि हिमांचल में ही के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, माँ और आंचल। तो माँ के आंचल में बच्चा चुप हो गया, क्योंकि पहले बच्चा क्या कर रहा था, रो रहा था। तो रोहिला से रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो पाखुई में शब्द लिखा हुआ है पंख और उड़ी। ठीक है, पाखुई पंख उड़ी, कोई व्यक्ति बोल रहा है कि पंख है तो उड़ो। और अरुणाचल प्रदेश में भी आके बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, अरे उड़ चल। ठीक है, अरुणाचल अरे उड़ चल। तो पंख होगा तभी तो उड़ेगा। तो आप सिंपल से याद कर सकते हैं कि पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि जब तक पंख नहीं है तब तक कोई भी पक्षी नहीं उड़ चलेगा, उड़ेगा तभी जब उसके पास पंख होगा। ठीक है, तो याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अगला पॉइंट है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो नागरहोल को याद करने के लिए कर लेते हैं नगर और हॉल, यानी नगर में क्या है, सिनेमा हॉल है। तो जाहिर सी बात है, सिनेमा हॉल है तो वहाँ पर नाटक भी चलेंगे और सिनेमा भी लगी रहेगी। यानी नगर के हॉल में क्या होता है, कभी कभी नाटक भी होता है और कभी कभी सिनेमा भी लगता है। तो नाटक से क्या हो गया, कर्नाटक। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, और इससे पहले एक था नोगर वाइलेम राष्ट्रीय उद्यान। तो उसको हम लोगों ने नाग से याद किया था कि नाग अगर किसी को काटता है तो क्या हो जाएगा, लोग घायल हो जाएंगे। ठीक है, तो घायल से मेघालय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है दची गाम राष्ट्रीय उद्यान। तो वह स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो दची गाम में एक शब्द लिखा हुआ है गम। गम, यहाँ पर कौन से गम की बात हो रही है, च्युइंगम की बात हो रही है। ठीक है, याद करने के लिए यहाँ पर गम को कर लेते हैं च्युइंगम। तो अगर कोई भी स्थान है वहाँ पर च्युइंगम चिपका दिया जाए तो क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर उसमें बैठ गया तो जाहिर सी बात है कि वह जाम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा च्युइंगम अगर कहीं पे चिपका हो और कोई व्यक्ति उसमें आके बैठ जाए तो वो जाम हो जाएगा। तो जाम से जम्मू कश्मीर और चिंगम से दची गाम। ठीक है, क्योंकि चिंगम में द चिंगम शब्द छिपा हुआ है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही साथ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो बांधव को याद करने के लिए कर लेते हैं माधव। माधव किसका नाम है, भगवान कृष्ण का ही नाम है, और कान्हा भी भगवान कृष्ण का ही नाम है। तो भगवान कृष्ण कहाँ वास करते हैं, हमारे मन में, यानी हमारे हृदय में। और आपको पता है कि हृदय प्रदेश किसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश को। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है पेरियर अभ्यारण्य, साथ ही पराम्बीकुलम अभ्यारण्य। ये दोनों अभ्यारण्य स्थित हैं केरल में। तो पेरियर में शब्द लिखा हुआ है पेरना, और पराम्बीकुलम में भी पेरा शब्द छिपा हुआ है। ठीक है, तो दोनों को मैच कर लेते हैं कि दोनों में शब्द लिखा हुआ है पेरना। ठीक है, पेरने वाली बात हो रही है। और आपको पता है कि फल को कैसे जूस निकालते हैं उसको पेर के, यानी जब तक फल को नहीं पेरते हैं तो जूस नहीं निकलता है। ठीक ऐसे ही करेले का भी जूस होता है, जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है शरीर के लिए। तो करेले को भी क्या करते हैं, उसका जूस निकालने के लिए उसको पेरते हैं। तो पेरने से पेरियर और साथ ही पराम्बीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, और करेले से केरला। तो दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं, केरला में। ठीक है, अब अगला है मुदुमलाई राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। साथ ही साथ अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में ही स्थित है। तो तमिलनाडु में ता के बाद शब्द लिखा हुआ है मिलना। ठीक है, और मुदुमलाई या फिर अन्नामलाई में मुदु और अन्ना शब्द को हटा दें तो शब्द क्या मिलेगा, मलाई। मलाई को याद करने के लिए कर लेते हैं मिल आई। ठीक है, यानी यहाँ भी मिलना शब्द लिखा हुआ है, तमिलनाडु में भी मिलना शब्द लिखा हुआ है। तो मिल आई और मिलना, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मुदुमलाई और अन्नामलाई कहाँ स्थित हैं, तमिलनाडु में। अब अगला पॉइंट है हमारे सामने वेदांतगल अभ्यारण्य, जो कि तमिलनाडु में ही स्थित है। तो वेदांतगल में एक शब्द लिखा हुआ है वेद, और तमिलनाडु में एक शब्द लिखा हुआ है तमिल। तो तमिल को याद करने के लिए कर लेते हैं तालीम। तालीम एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है शिक्षा।
तो वेदों की क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वेदांतगल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। ठीक है। अब अगला पॉइंट है सिमलीपाल अभ्यारण्य, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा में अ के बाद शब्द लिखा हुआ है डीसा। डीसा को याद करने के लिए कर लेते हैं डिश। डिश एंटीना की बात हो रही है और सिमलीपाल में सिम शब्द की बात हो रही है। सिम जो कि मोबाइल में यूज किया जाता है और आपको पता है कि दोनों ही नेटवर्क पे वर्क करते हैं, क्योंकि डिश का भी एक नेटवर्क ही होता है। जब तक वह नेटवर्क नहीं पाता, यानी जब तक उसमें सिग्नल नहीं मिलता, तब तक वह भी नहीं चलता। और सिम की भी ऐसी ही हालत है। तो आप दोनों को याद कर सकते हैं कि सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ओडिशा में। ठीक है। पलामू अभ्यारण्य जो कि झारखंड में स्थित है। मैं आपको बता दूं कि पलामू को बेतला भी बोलते हैं। ठीक है। तो पलामू में एक शब्द लिखा हुआ है प्ला। प्ला से कर लेते हैं प्लम्बर। और झारखंड में झरना शब्द छिपा हुआ है और आपको पता है कि जो झरना है वह पानी से संबंधित है और प्लम्बर क्या काम करते हैं, वो भी पानी की पाइपों से संबंधित काम करते हैं। तो आप ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं कि पलामू अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, झारखंड में। और बेतला को याद करने के लिए आप कर सकते हैं तला को तालाब। ठीक है। लास्ट में तला शब्द लिखा हुआ है तो बा कर लीजिए तो तालाब हो जाएगा। और तालाब और झरना दोनों पानी से संबंधित हैं, तो आप ऐसे इसके दोनों नामों को याद कर सकते हैं। आसान है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि बिहार में स्थित है। तो कैमूर में शब्द लिखा हुआ है मूर। मूर का मतलब क्या होता है, मस्तिष्क यानी सर होता है। ठीक है। और आपको पता है कि हार पहनने के लिए क्या किया जाता है, सर को नीचे किया जाता है ना। जब हार पहनाते हैं तो सर थोड़ा सा झुकाना पड़ता है। तो हार से बिहार और सर यानी मूर की बात हो रही है, तो मूर से कैमूर। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बिहार में। आसान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही साथ पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान और एक है अमानगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों कहाँ स्थित हैं, तो ये तीनों स्थित हैं उत्तर प्रदेश में। बहुत ही आसान है याद करना। अगर आप दुधवा में देखें तो शब्द लिखा हुआ है दूध यानी मिल्क। और मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, जो कि संबंधित थी प्रमुख उत्पादक और राज्य से संबंधित। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि दूध के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, उत्तर प्रदेश प्रथम है। तो दूध से दुधवा हो जाएगा और उत्तर प्रदेश प्रथम था, तो यहाँ भी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। अब आपको दो चीज़ें पता है कि जो दूध होता है वह वाइट भी होता है और पीला भी होता है ना। जो भैंस का दूध होता है वह सफ़ेद होता है, जिसमें केसिन प्रोटीन पाया जाता है। और जो गाय का दूध होता है वो पीला होता है, जिसमें कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पर एक बात हो रही है पीले की, तो पीले से हो जाएगा पीलीभीत। और जो सफ़ेद है ना, तो सफ़ेद आपको पता है कि अमन का प्रतीक है। अमन मतलब शांति का प्रतीक होता है सफ़ेद। तो आप दोनों को ऐसे याद कर सकते हैं कि अमनगढ़ और कौन सा पीलीभीत और साथ ही साथ दुधवा, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं, उत्तर प्रदेश में। तो आपको याद हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है भद्रा अभ्यारण्य, जो कि कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। साथ ही साथ एक है तुंगभद्रा अभ्यारण्य, ये भी कर्नाटक में स्थित है। तो दोनों में एक शब्द कॉमन है, वह है भद्रा। ठीक है। और कर्नाटक में एक शब्द लिखा हुआ है कर्ण। कर्ण किसके पात्र थे, आपको पता है कि महाभारत के पात्र थे। ठीक है। और जो तुभद्रा लिखा हुआ है, तो तुभद्रा को याद करने के लिए कर लेते हैं सुभद्रा। मैं आपको बता दूं कि जो सुभद्रा थी वो भी महाभारत की ही एक पात्र थी। कौन थी, वो श्री कृष्ण की बहन थी और अर्जुन की पत्नी थी। और इतने में भी आप नहीं पहचान रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि जो अभिमन्यु थे उनके ही पुत्र थे। ठीक है। सुभद्रा के ही पुत्र थे। तो आप ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं कि जो कर्ण हैं और जो सुभद्रा हैं, दोनों के दोनों महाभारत के ही एक पात्र हैं। ठीक है। तो सिंपल सा आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भद्रा और तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है कौन सा, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो वैसे तो ये सबको पता है कि कुंभलगढ़ कहाँ स्थित है, राजस्थान में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो कुंभलगढ़ का किला है वह विश्व का सबसे ज़्यादा चौड़ी दीवार वाला किला है। और अगर बात करें कि विश्व की जो सबसे ऊंची दीवार है उसमें कुंभलगढ़ का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। पहली कौन सी है, तो चीन की दीवार है। दूसरी कौन सी है, कुंभलगढ़ की है। ठीक है। और चौड़े में अगर बात करें तो कुंभलगढ़ की फर्स्ट है। तो नॉर्मली पता है, लेकिन जिसको नहीं पता तो याद करने के लिए मैं बता दूं कि कुंभल में शब्द लिखा हुआ है एक, कु के बाद भल, तो भल को कर लेते हैं भाला। ठीक है। बड़ा भा और बड़ा ला कर लेते हैं। भाला कौन लेके चलते हैं, सैनिक चलते हैं। किसके सैनिक, राजा के सैनिक। तो राजा से राजस्थान। तो आप ऐसे सिंपल से याद कर सकते हैं कि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है रणथंभौर अभ्यारण्य, यह भी राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान में राजा शब्द लिखा हुआ है। और राजा जो होते थे, आपने देखा होगा कि राजा महाराजा के टाइम बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ करते थे। अब युद्ध होंगे तो कहाँ होंगे, रणभूमि में होंगे, है ना। रणभूमि बोलते हैं युद्ध भूमि को। तो रण से क्या हो जाएगा, रणथंभौर से। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, राजस्थान में। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है नल सरोवर अभ्यारण्य, यह स्थित है गुजरात में।
तो यहाँ पर सरोवर शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। सरोवर मतलब क्या होता है, तालाब होता है। तालाब की एक खासियत होती है, वह है कमल। तालाब में कमल खिलता है और कमल के फूल, या फिर नॉर्मली कमल के फूल के तो नहीं बनते हैं, जिस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा, गजरे की बात कर रहा हूँ। तो गजरे जो होते हैं वो कमल के फूल के तो नहीं बनते, लेकिन बनते फूल के ही हैं। तो आपको सिंपल सा फूल याद आएगा सरोवर से, सरोवर फूल, और फूल से क्या बनता है, गजरा बनता है। तो गजरा से गुजरात, ठीक है। तो आप ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं कि नल सरोवर अभयारण्य कहाँ स्थित है, गुजरात में। अब अगला पॉइंट है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी गुजरात में स्थित है। तो गिर अर्थात किसी भी चीज़ के गिरने की बात हो रही है, फॉल होने की बात हो रही है, और गुजरात में शब्द लिखा हुआ है गुजरना। अच्छा, आपके पास कोई भी चीज़ हो, मान लीजिए आपके पास आपका मोबाइल है या फिर आपकी वॉच है, तो ये दोनों गिरेंगे कैसे? घर में तो गिरेंगे नहीं, क्योंकि घर में रखे रहते हैं, तो गिरने की संभावना घर में नहीं होती। लेकिन आप जब कहीं से जा रहे होते हो, या फिर ऐसा कहो कि आप जब किसी स्थान से गुजरते हो, तब आपकी चीज़ ज़्यादातर खो जाती है गिरने के कारण। तो गिरने से गिरी और गुजरने से गुजरात। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, गुजरात में। तो इन दोनों को भी याद कर लिया हम लोगों ने, जो कि गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान थे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है घाना पक्षी विहार, यह स्थित है राजस्थान में। तो घा को याद करने के लिए कर लेते हैं धा, और बड़ा घा बढ़ाना है तो छोटा धा छोटा ना कर लेते हैं, तो हो जाएगा धन, ठीक है, धाना धन। और आपको पता है सबसे ज़्यादा धन किसके पास होता है, राजाओं के पास होता है। तो राजा से राजस्थान, तो घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, राजस्थान में, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र में माँ के बाद शब्द लिखा हुआ है हारा, यानी हारने की बात हो रही है, और बोरीवली में शब्द लिखा हुआ है बरी, बिल्ली, यानी बिल्ली कैसी है, बरी है। तो जाहिर सी बात है, अगर बिल्ली बरी होगी तो इंसान उससे इतना जल्दी नहीं जीत पाएगा, और शायद ही जीते, यानी संभावना उसकी ज़्यादा है हारने की। तो हारने से महाराष्ट्र, तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और हमारे सामने अगला पॉइंट है आबोहर अभयारण्य, जो कि पंजाब में स्थित है। याद करना है तो आबो में शब्द लिखा हुआ है आब, आब का मतलब क्या होता है, पानी होता है। अच्छा, पंजाब जो है वो भी पंच प्लस आब से मिलकर बना है, यानी 5 नदियों की भूमि बोला जाता है, ठीक है। और इसका अगर आप संधिविच्छेद छेद करेंगे, गूगल में भी देखेंगे, तो मिलेगा पंच जोड़ आब। तो आब से आप ऐसे याद रख सकते हैं सिंपल सा कि आबोहर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, पंजाब में, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसरो की। इसका मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। तो याद करना आसान है, क्योंकि इसरो में इसके बाद शब्द लिखा हुआ है रो, ठीक है, और बेंगलुरु में भी लास्ट में रू शब्द लिखा हुआ है, यानी रोने की ही बात दोनों तरफ लिखी हुई है। तो याद रखिएगा इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में, ठीक है। अब इसके बाद है डीआरडीओ, इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। तो ये भी बहुत ही आसान है याद करना, क्योंकि डीआरडीओ में हमेशा की तरह क्या शब्द मिलेगा, दर्द दो, ठीक है, और दिल्ली में दिल, तो दर्द दो दिल वाला आप ऐसे समझ सकते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, ठीक है। अब इसके बाद है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में। तो यहाँ पर मुंबई में मॉम शब्द लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी इंडिया का रिजर्व बैंक। तो आपको पता होगा बाकी कहीं रिजर्व हो या ना हो, लेकिन मॉम के पास कुछ ना कुछ पैसा या फिर गोल्ड रिजर्व के रूप में रहता ही रहता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया घर की कौन है, मॉम है, यानी मॉम से मुंबई, ठीक है। आपको ऐसे याद रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है सेबी, यानी सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में। साथ ही साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका भी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और एक है एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका भी मुख्यालय मुंबई में ही स्थित है। तो सिंपल सा आप ऐसे याद रखिएगा कि जिसमें एक्सचेंज शब्द लिखा हुआ है ना, उन सभी के मुख्यालय मुंबई में स्थित हैं। याद रखने के लिए एक मैं हिंट देता हूँ आपको, मुंबई को बम्बई बोलते थे, और उसमें एक शब्द लिखा हुआ है बम, ठीक है, बम्बई बम। तो आपको पता है हर एक चीज़ एक्सचेंज की जा सकती है, लेकिन बॉम्ब कोई भी एक्सचेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके फटने का डर रहता है। मान लीजिए कोई भी बंदा एक्सचेंज कर रहा है और गलती से गिर गया तो फट गया, ठीक है। तो बॉम्ब को एक्सचेंज कोई भी नहीं करेगा। तो जितने में भी एक्सचेंज शब्द लिखा हुआ है सब के सब तो बॉम्बे यानी बॉम्ब शब्द से जुड़े हुए होंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा, सेबी, बीएसई और एनएसई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बम्बई में। अब हम लोग बात कर लेते हैं नाबार्ड की। जो नाबार्ड है उसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में। तो नाबार्ड में एक शब्द लिखा हुआ है ना बर्ड, यानी कोई भी चिड़िया नहीं है। और मुंबई जिसको बम्बई बोलते थे, तो बॉम्ब शब्द लिखा हुआ है। तो मान लीजिए कहीं भी बॉम्ब फट जाए तो जाहिर सी बात है जो भी चिड़िया वहाँ पर होंगी सब की सब उड़ जाएंगी, यानी वो स्थान कैसा हो जाएगा, बिना बर्ड का, यानी ना बर्ड का। तो याद रखिएगा नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है सिडबी, इसका मुख्यालय स्थित है लखनऊ में, ठीक है। सिडबी मतलब क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब स्मॉल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए ये बैंक है।
तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री चाहे छोटी हो या बड़ी, लाखों रुपए की ज़रूरत तो पड़ती ही है ना। अगर कोई इंडस्ट्री बनानी है तो जाहिर सी बात है लाखों रुपए ज़रूरत पड़ेंगे, तो लाखों से आपको याद आ जाएगा लखनऊ। तो याद रखिएगा सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लखनऊ में। अब हम लोग बात कर लेते हैं NHB की, यानी नेशनल हाउसिंग बोर्ड की। इसका जो मुख्यालय स्थित है वह स्थित है दिल्ली में। तो इसको याद करने के लिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आप अगर मूवी देखते हैं तो आपने कई बार एक शब्द सुना होगा कि आप हमारे दिल में रहते हो, ऐसा बोला करते हैं, ठीक है। नायक या कि नायिका यानी हीरो या फिर हीरोइन, कोई ना कोई ऐसा बोलते रहते हैं कि आप हमारे दिल में रहते हो, ठीक है। तो दिल कोई घर थोड़ी ना है कि वहाँ पर रहेंगे, तो आप ऐसा समझिए कि घर ही है एक तरीके का, इसलिए बोल रहे हैं कि आप हमारे दिल में रहते हो। तो दिल से दिल्ली और घर से क्या हो जाएगा, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। अब बात कर लेते हैं फिक्की की और साथ ही साथ इफ़को की। दोनों का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो फिक्की में शब्द लिखा हुआ है फिक्री, यानी फिकर की बात, और इफ़को में भी शब्द मिल जाएगा हमको इफ़िक्रो, ठीक है। इफ़िको, इफ़िक्रो, तो दोनों में फिक्र शब्द मिल जाएगा। और फिक्र कैसे करते हैं, एकदम दिल से, ठीक है। या फिर ऐसा कहिए कि दिल से जिसे मानते हैं उसी की फिक्र करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा फिक्की और इफ़को दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दिल्ली में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं LIC की। इसका जो मुख्यालय स्थित है वह है मुंबई में। तो LIC की टैगलाइन आप सबने सुनी होगी कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। किस तरह ख्याल रखता है, एकदम माँ की तरह, यानी ज़िंदगी के साथ भी ख्याल रखता है इंसान का और ज़िंदगी के बाद भी ख्याल रखता है एकदम माँ की तरह। तो माँ से आपको याद आ जाएगा मुंबई, ठीक है। तो याद रखिएगा LIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में। अब अगला है एसोचैम। इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। तो एसोचैम में एक शब्द लिखा हुआ है ये सोचो। तो वैसे तो अगर सोचने की बात करें तो हमेशा दिमाग से इंसान सोचता है, लेकिन जो व्यक्ति है वो बोलते बोलते ऐसा भी कभी कभी बोल देता है कि एक बार दिल से सोच कर देखो। बोलते हैं ना, दिमाग से किसी का नाम नहीं आएगा लेकिन दिल से आ जाएगा दिल्ली। तो बोलते हैं कि एक बार जरा सा दिल से भी सोच के देखो। तो दिल से फॉर आपको याद आ जाएगा नई दिल्ली, सोचे फॉर एसोचैम। तो याद रखिएगा एसोचैम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं IRDAI की। इसका मुख्यालय स्थित है हैदराबाद में। तो IRDAI मतलब शब्द ऐसा लिखा है आई और डाई, ठीक है। आई और डाई बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे आओगे तो क्या होगे, मर जाओगे, ठीक है। तो सिंपल सा जाहिर सी बात है, अगर कोई ऐसा बोलेगा तो सामने वाला क्या होगा, व्यक्ति डर जाएगा। तो है डरा व्यक्ति, क्यों, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है कि आई और डाई, यानी आओ और डाई हो जाओ, तो डर जाएगा। तो डरने फॉर हैदराबाद। तो IRDAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। अब अगला है UIDAI। इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। तो UIDAI मतलब आधार कार्ड वाले से रिलेटेड है, ठीक है। तो आधार कार्ड में आपने देखा होगा कि आपके पूरा का पूरा पंजा स्कैन होता है, और पंजा से संबंधित हमेशा बिल्ली आ जाती है, ठीक है। आपने छोटे बच्चे वाली कहानी भी सुनी होगी। तो बिल्ली का पंजा होता है, ठीक है। तो बिल्ली फॉर दिल्ली यानी नई दिल्ली। तो याद रखिएगा UIDAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। अब हमारे सामने इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है बार की, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में। तो यहाँ पर एटॉमिक की बात हो रही है, यानी जाहिर सी बात है बॉम्ब की बात हो रही है। तो आप ऐसे याद रखिएगा बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में। दूसरा तरीका भी है, भाभा में भय भय शब्द लिखा हुआ है, तो बॉम्ब से हर किसी व्यक्ति को भय लगता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना की अगर बात करें तो यह की गई थी सन 2006 में, ठीक है। ब्रिक्स की जो स्थापना कब की गई थी, सन 2006 में। तो ब्रिक्स को पढ़ने के लिए कर लेते हैं वृक्ष, ब्रिक्स, वृक्ष। तो वृक्ष में 6 शब्द आपको मिल जाएगा ना, वृक्ष। दूसरा तरीका है मेरे पास कि ब्रिक का मतलब क्या होता है, ईंट होता है। और आपको पता है कि ईंट में कुल कितने साइड होते हैं, 6 साइड। जैसे लूडो में 6 साइड होते हैं, ठीक है, वैसे ईंट में भी 6 साइड होते हैं, यानी ब्रिक में 6 साइड होते हैं। तो सिंपल सा आप याद रखिएगा कि ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी, सन 2006 में। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस टॉपिक के बाद मैं एक और टॉपिक लेके आऊँगा कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत कब सदस्य बना, ठीक है। तो वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ही खास होगी। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की। इसकी स्थापना की गई थी सन 1967 में। तो बहुत ही आसान है याद करना, क्योंकि यहाँ पर बौद्धिक में बुद्धि की बात हो रही है और 67 में शब्द छिपा हुआ है सरस्वती, यानी सरस्वती, ठीक है। आपको पता है जो सरस्वती माता हैं वह बुद्धि देती हैं, या फिर ऐसे कहिए कि ज्ञान की देवी हैं। तो सरस्वती से आपको 67 याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना की गई थी सन 1967 में। आसान है याद करना। तो चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है नाटो। नाटो की स्थापना की गई थी सन 1949 में।
तो नाटो में एक शब्द लिखा हुआ है नाटा। नाटा मतलब समझते हैं ना, छोटा, और छोटे का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, ऊंचा। ठीक है, छोटे का अपोजिट ऊंचा होता है, तो ऊंचे से आपको याद आ जाएगा 49। तो याद रखिएगा, नाटो की जो स्थापना की गई थी सन 1949 में की गई थी। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है WHO। WHO जो है उसकी स्थापना की गई थी सन 1948 में। तो 48 में एक शब्द हमेशा की तरह मैं जो ढूंढ लेता हूँ वह है हरियाली। ठीक है, 48 हरियाली, दोनों ही मैच करते हुए शब्द हैं। और आपको पता है अगर पर्यावरण में हरियाली बनी रहेगी तो जो इंसान है वह स्वस्थ रहेंगे। अगर पेड़ पौधे सब कट जाएंगे, हरियाली खत्म हो जाएगी, तो इंसान स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो स्वस्थ से आपको याद आ जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और हरियाली से 48। तो याद रखिएगा WHO की स्थापना कब की गई थी, सन 1948 में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं गैट की। जो गैट है इसकी स्थापना की गई थी सन 1948 में। तो याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि गैट में कितने शब्द लिखे हुए हैं, GATT, यानी 4 शब्द। जी का अगर बात करें अल्फ़ाबेट में स्थान कितना होता है, तो 7 होता है। ए का स्थान 1 होता है, तो 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया। टी का स्थान 20 होता है, तो 2 बार टी लिखा हुआ है, तो 20 कितना हो गया, 40 हो गया ना। तो 40 और प्लस 8 कितना हो गया, 48, यानी 1948 में गैट की स्थापना की गई थी। आसान है ना, शब्द में ही लिखा हुआ है 1948, तो आप सिंपल सा यहाँ पर कैच कर सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा, 1948 होगा। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना की गई थी सन 1923 में। तो यहाँ पर देखिए इंटरपोल में एक शब्द लिखा हुआ है पोल। क्या शब्द लिखा हुआ है, पोल। पोल बोलते हैं ना, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति क्या है वो झूठ बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर सच पता चल जाएगा तो ऐसा बोलते हैं ना कि उसकी पोल खुल गई है। तो पोल खुल जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति ट्रुथ नहीं बोलेगा तो ट्रुथ में शब्द लिखा हुआ है 2 और 3, ट्रुथ 2 और 3। तो याद रखिएगा जो इंटरपोल है उसकी स्थापना कब की गई थी, 2 और 3 में, यानी 1923 में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं विश्व बैंक की। जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना की गई थी सन 1944 में। तो यहाँ पर पूरे विश्व का बैंक है, ऐसा समझिए कि कोई भी ऐसा बैंक है जो कि पूरे विश्व भर का बैंक है, यानी पूरे विश्व का पैसा एक ही बैंक में आके इकट्ठा होता है। तो जाहिर सी बात है कि चोर वहाँ पे सबसे ज़्यादा नज़रें गड़ा के रखेंगे, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा वहीं पे है, पूरे विश्व का बैंक है। तो अगर ऐसा होगा तो चोर ही चोर उसके आसपास दिखेंगे। तो चोर चोर से आपको याद आ जाएगा 4 4। तो याद रखिएगा जो विश्व बैंक है उसकी स्थापना कब की गई थी, 1944 में। अब हम लोग बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, यानी IMF की। इसकी स्थापना की गई थी सन 1945 में। तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर मुद्रा शब्द लिखा हुआ है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि घर में मुद्रा कौन लाता है, तो आप बोलेंगे पिताजी। तो पिता से आपको याद आ जाएगा 45, यानी 45। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी, 1945 में। और विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो वह की गई थी 1944 में। मैंने आपको बताया पूरे विश्व भर का बैंक है, पैसा इकट्ठा रहेगा तो चोर ही चोर उसके आसपास रहेंगे। तो चोर चोर से 4 4, यानी 44। और एक चीज़ आप यहाँ पर और जान लीजिए कि विश्व बैंक जो है और IMF जो है, दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्रेटन वुड्स ट्विंस। तो इस चीज़ को भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। और अगर आपसे कोई पूछता है कि विश्व बैंक और IMF में क्या अंतर है, तो मैं आपको बता दूं, जो IMF है वह शॉर्ट टर्म लोन देता है, जबकि जो विश्व बैंक है वह लॉन्ग टर्म लोन देता है। तो आप इस चीज़ को चाहें तो याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अरब लीग की। अरब लीग जो है इसकी भी स्थापना सन 1945 में की गई थी। तो यहाँ पर अरब की बात हो रही है, लाख, करोड़, अरब, ये भी पैसे संबंधित है। तो पैसे घर में कौन लाता है, मैंने आपको बता ही दिया, पिताजी। तो पिता से 45, यानी 1945 में अरब लीग की स्थापना भी की गई थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। इसकी स्थापना भी की गई थी सन 1945 में। तो यहाँ पर न्यायालय में न्याय शब्द लिखा हुआ है। और घर में अगर कोई भी झगड़ा होता है भाई बहन के बीच में, तो ऐसा समझिए कि न्याय कौन करता है, या तो माता जी या फिर पिताजी। तो माता से कोई भी अंक नहीं आएगा, लेकिन पिता से आपको याद आ जाएगा 45, यानी 45। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना भी 1945 में की गई थी। इसी के साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा, क्योंकि इसी से संबंधित है, UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ में एक शब्द लिखा हुआ है संयुक्त। संयुक्त मतलब समझ रहे ना कि मिलजुल कर रहना, एक साथ रहना। तो परिवार में जब झगड़े होते हैं, ठीक है, समझ लीजिए ब्रदर ब्रदर के बीच में या फिर सिस्टर सिस्टर के बीच में, किसी के बीच में अगर परिवार में झगड़े होते हैं, तो उनको संयुक्त रहने के लिए कौन प्रेरित करता है, घर के बड़े बुजुर्ग। ठीक है, यानी पिताजी। तो पिता से 45 आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो आसान हो गया, ये 4 चीज़ें याद रखना। पहला तो IMF, फिर अरब लीग और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और UNO, इन चारों की स्थापना 1945 में की गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल की। इसकी स्थापना की गई थी सन 1931 में। तो यहाँ पर देखिए 31 में एक शब्द लिखा हुआ है एक्टिव। ठीक है, 31 एक्टिव, बाकी आपको एक्टिव शब्द नहीं मिलेगा। एक्टिव है मतलब बहुत सारे लोग चल फिर रहे हैं, ऐसा समझिए। और राष्ट्रमंडल में एक शब्द लिखा हुआ है रात और मर्डर, यानी रात को क्या हुआ, मर्डर हो गया।
अब रात को ज़्यादातर आपने देखा होगा, ज़्यादातर जो केस होते हैं या फिर जुर्म होते हैं सब रात में ही होते हैं। क्यों होते हैं रात में मर्डर ज़्यादातर? क्योंकि वहाँ पर लोग एक्टिव नहीं होते हैं। रात में ज़्यादातर लोग घर में अपने होते हैं, बाहर एक्टिव नहीं होते हैं, तो बाहर ये सब घटनाएं होती हैं। तो एक्टिव से आपको याद आ जाएगा 31, ठीक है, एक्टिव 31। तो याद रखिएगा राष्ट्रमंडल जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? सन 1931 में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेड क्रॉस की। जो रेड क्रॉस है इसकी स्थापना की गई थी सन 1863 में। मैं आपको बता दूं, एक मात्र पॉइंट है पूरी लिस्ट में जिसकी 1800 में स्थापना की गई थी, ठीक है, बाकी सब 1900 वाले हैं। तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में की गई थी। तो यहाँ पर देखिए रेड कलर का कोई भी क्रॉस का निशान बना हुआ है, मतलब ऐसा समझिए कि वहाँ पर बोल रहे हैं रेड कलर का जो निशान बना हो कि उसके आगे से क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे निशान क्यों बने होते हैं, आगे खतरा होता है इसलिए, ठीक है। तो रेड का निशान बना हुआ है कि यहाँ से क्रॉस मत करो। फिर भी अगर कोई व्यक्ति क्रॉस करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको क्षति होगी, यानी नुकसान होगा। तो क्षति से आपको याद आ जाएगा 6 और 3, क्षति 6 3 यानी 63, 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। आपको एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि क्षति से आपको 36 याद आ जाए, तो दूसरी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो रेड क्रॉस को ऐसा समझिए कि रेड कलर का कोई भी चीज़ निकला जब कोई भी चीज़ क्रॉस हो गई, ठीक है, क्रॉस होने पर क्या हुआ, रेड कलर का निकला। तो ब्लड ही होता है जो हमारे शरीर में रेड होता है। तो अगर समझिए कि कोई भी तीर है अगर मनुष्य के शरीर से आर पार हो जाए, मतलब क्रॉस हो जाए, तो जाहिर सी बात है रेड कलर का ब्लड आ जाएगा। तो तीर अगर क्रॉस होती है तभी रेड कलर का ब्लड आएगा, तो तीर से 63 याद आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं जिससे कि क्षति वाला में आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है एमनेस्टी। एमनेस्टी की स्थापना की गई थी सन 1961 में। तो यहाँ पर एमनेस्टी में शब्द लिखा हुआ है एनिमी और नेस्ट, ठीक है, एमनेस्टी एनिमी और नेस्ट। तो एनिमी मतलब शत्रु, नेस्ट मतलब घोंसला। तो जो पक्षी होते हैं वो उनके घोंसले में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनके जो एनिमी होते हैं उनके घोंसले की तरफ एक टक देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे पक्षी होते हैं जो कि दूसरे पक्षियों के बच्चों को खा जाते हैं। तो एनिमी जो होते हैं एक टक घोंसले की तरफ देखते रहते हैं। तो आप ऐसे एक टक से याद रख सकते हैं 61। तो याद रखिएगा एमनेस्टी की स्थापना कब की गई थी? 1961 में, ठीक है। तो अब हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है ओपेक। ओपेक की स्थापना की गई थी सन 1960 में, ठीक है। इसको बोलते हैं पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संघ। तो इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। तो ओपेक को कर लेते हैं ओपैक। पैक मतलब समझ रहे हैं ना, शराब वाले पैक की बात हो रही है। तो पैक व्यक्ति अकेले नहीं पीते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ग्रुप में पैक पीते हैं, ठीक है। तो साथ मिलकर पीते हैं, तो साथ से आपको याद आ जाएगा 60। तो याद रखिएगा ओपेक की स्थापना कब की गई थी? 1960 में, ठीक है। अब अगला पॉइंट है सार्क। इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। तो यहाँ पर 85 में शब्द लिखा हुआ है पिशाची, यानी पिशाच की बात हो रही है, ठीक है। पिशाची 85 आपको मैच करता हुआ मिलेगा, हमेशा मैं ऐसे ही करता हूँ इस 85 को। तो यहाँ पर 85 में पिशाच यानी भूत पिशाच वाला पिशाच मिल रहा है। तो अगर समझिए कि आप कहीं जा रहे हो और आपके सामने एक पिशाच आ जाए, तो जाहिर सी बात है आपको एक शौक लग जाएगा, है ना, पिशाच को देख के शौक लग जाएगा। तो शौक से आपको याद आ जाएगा शार्क। तो याद रखिएगा शार्क की स्थापना कब की गई थी? 1985 में। या फिर दूसरा तरीका है जो शार्क होता है तो कहाँ पाया जाता है? समुद्र में, ठीक है। तो वो आगे से हमला नहीं करते, ज़्यादातर पीछे से हमला करते हैं, क्योंकि आगे से करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई देख लेगा तो वहाँ से भाग निकलेगा। तो पीछे से हमला करेंगे तो पीछे से आपको भी 85 याद आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है विश्व आर्थिक मंच। इसकी स्थापना की गई थी सन 1971 में। कब की गई थी? 1971 में। तो यहाँ पर आर्थिक को कर लेते हैं अर्थी और मंच। ऐसा समझिए कि मंच लगा हुआ है कोई भी बड़ा सा, तो उसमें आर्थिक व्यवस्था की जा रही है। अर्थी समझते हैं ना, मतलब कि मृत्यु के बाद। तो ऐसा समझिए कि आर्थिक व्यवस्था की जा रही है किसी के लिए, तो जाहिर सी बात है मंच में अब वैसे तो होगा नहीं, नॉर्मल कोई इंसान ही बैठे होंगे, तो उनके में से किसी एक व्यक्ति के लिए आर्थिक व्यवस्था की जा रही है, मतलब किसी न किसी व्यक्ति को खतरा है, ठीक है। खतरा है तभी तो मंच में आर्थिक व्यवस्था की जा रही है, किसी को मारने की व्यवस्था की जा रही है। तो मंच में खतरा होगा, तो खतरा फॉर खतरा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 71 में यानी 1971 में विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की गई थी। अब बात कर लेते हैं G20 की। जो G20 है इसकी स्थापना की गई थी सन 1999 में। तो याद करना आसान है। अगर मैं आपसे पूछूं 1999 के बाद कौन सी डेट आएगी, तो आप बोलेंगे 2000। 2000 जो है 2 और 0 से स्टार्ट होगा, जैसे कि G20 में 2 और 0 लिखा हुआ है। तो ऐसा समझिए कि ये 20 कब आया? 1999 के बाद, यानी 1999 के बाद 20 यानी 2000 आया, ठीक है। तो सिंपल सा आप ऐसे याद रखिएगा कि जो G20 है वह 1999 में स्थापित किया गया था, क्योंकि 1999 के बाद ही 20 आएगा यानी 2000 आएगा। सिंपल सा आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं G7 की। इसकी स्थापना की गई थी 1975 में।
तो G7 में शब्द लिखा हुआ है ग्रुप, G का मतलब ग्रुप होता है और 7 में कर लेते हैं सेव करना, यानी सुरक्षित करना। सेव करना किसी को सुरक्षित करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 75 में क्या शब्द लिखा हुआ है, पीछे हटकर, यानी पीछा कर रहा है कोई व्यक्ति। ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति है जो कि किसी व्यक्ति का पीछा कर रहा है। तो अगर रात को पीछा कर रहा है किसी व्यक्ति का, तो जाहिर सी बात है उसको खतरा है, मार भी सकता है अगर वो अकेले हैं। तो उसको क्या करना है, सेव करना है, यानी सुरक्षित करना है। तो सेव से आपको याद आ जाएगा सेवन। तो याद रखिएगा G7 की स्थापना कब की गई थी, 1975 में। अगर कोई भी व्यक्ति पीछा कर रहा है तो उसको सेव करना पड़ेगा, यानी सुरक्षित करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है बिम्स्टेक। इसकी स्थापना की गई थी सन 1997 में। तो बिम्स्टेक में एक शब्द लिखा हुआ है बी के बाद मिस्टेक, यानी गलती की बात हो रही है। और आपको पता है कि जो माँ बाप होते हैं वह अपने संतान की गलती को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं, चाहे गलती कितनी भी बड़ी हो। संतान की गलती को हर कोई माफ़ कर देता है, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति अगर गलती करे तो उसकी गलती इतनी जल्दी माफ़ नहीं होती। तो संतान की गलती आसानी से माफ़ कर दी जाती है, यानी संतान का जो मिस्टेक है वह माफ़ कर दिया जाता है। तो संतान से आपको याद आ जाएगा 97। तो याद रखिएगा बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई थी, 1997 में। क्योंकि अगर बिग मिस्टेक भी होता है तो अपने संतान की बिग मिस्टेक भी माफ़ कर दी जाती है, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। तो खाद्य मतलब खाद्य सामग्री, यानी फूड की बात हो रही है, और कृषि संगठन मतलब कृषि की बात हो रही है। तो अगर आप गांव से हैं तो आपको पता होगा कृषि का काम कौन संभालता है घर में, पिताजी संभालते हैं, ठीक है। और खाने की व्यवस्था भी पिताजी ही करते हैं। तो पिता से 45 याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब की गई थी, 1945 में की गई थी, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं IFC की। IFC मतलब अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की। इसकी स्थापना की गई थी सन 1956 में। तो यहाँ पर देखिए 56 में एक शब्द लिखा हुआ छिपन, यानी छिपने की बात हो रही है। और IFC को अगर हिंदी में पढ़ें तो क्या हो जाएगा, आई फंसी। IFC आई फंसी, यानी कोई भी व्यक्ति है जो आएगा और फंसेगा। तो ऐसा कैसे होता है, जैसे समझ लीजिए कोई मुजरिम है, वह पुलिस के डर से भाग रहा है, ठीक है। कोई भी जुर्म किया उसने तो वह भाग रहा है, तो पुलिस उसके लिए जाल बिछाती है और बोलती है कि अभी तो छिपा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आएगा तो वो फंसेगा। मतलब आई तो फंसी, तो आई और फंसी से आपको याद आ जाएगा IFC। क्योंकि छिपा हुआ है तो अभी नहीं आ रहा है, लेकिन जब आएगा तब फंसेगा। तो याद रखिएगा IFC की स्थापना कब की गई थी, 1956 में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मीगा की। मीगा मतलब MIGA, जिसको बोलते हैं बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, ठीक है, मल्टी इन्वेस्ट गारंटी एजेंसी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। तो मीगा को कर लेते हैं मैगी, ठीक है। आपको पता है जो मैगी है हाथों हाथ तैयार हो जाती है ना, बहुत कम वक्त लगता है, 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है, यानी मैगी हाथों हाथ तैयार हो जाती है। तो हाथों हाथ में 88 शब्द मिल जाएगा, हाथ हाथ 88। तो याद रखिएगा 88 यानी 88, 1988 में मीगा की स्थापना की गई थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की। इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। तो यहाँ पर देखिए परमाणु में शब्द लिखा हुआ है परमाणु ऊर्जा, ठीक है। यानी ऐसा समझिए कोई व्यक्ति बोल रहा है कि परमाणु मारूंगा तो उड़ जाएगा, ठीक है। कोई एक देश दूसरे देश को धमकी दे रहा है कि परमाणु मारूंगा तो पूरा का पूरा जो तुम्हारा देश है उड़ जाएगा, ठीक है। परमाणु ऊर्जा तो धमकी दे रहा है, मतलब बातों से डरा डरा के उसको सता रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है। तो सताने से 57 याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई थी, 1957 में। तो आगे की ट्रिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपको ट्रिक अच्छी लग रही हो और चैनल पर पहली बार आए हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे, ठीक है। और अगर आप चैनल के पहले से मेंबर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहीं पर वीडियो को रोक के एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको अभी तक की ट्रिक कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है व्यापक परमाणु परीक्षण एवं प्रतिबंध संधि संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 1996 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परमाणु परीक्षण एवं प्रतिबंध संधि संगठन, यानी परमाणु के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने की बात, ठीक है। शब्द में लिखा हुआ क्या, परमाणु के परीक्षण में प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब परमाणु के परीक्षण की जो एक शक्ति थी या फिर एक अधिकार था एक तरीके का देशों के पास, तो उनको छीन लिया गया। कैसे, प्रतिबंध लगा के, जिससे कि अब वह परमाणु परीक्षण ना करें, उनकी इस ताकत को छीन लिया गया। तो छीनने से 96। तो याद रखिएगा व्यापक परमाणु परीक्षण एवं प्रतिबंध संधि संगठन की स्थापना कब की गई थी, 1996 में। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई थी, 1957 में। क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति धमकी दे रहा था या फिर देश धमकी दे रहा था कि परमाणु मारूंगा तो पूरा का पूरा देश उड़ जाएगा, ठीक है। यानी धमकी दे रहा था, सता रहा था सामने वाले देश को, क्योंकि उसके पास ताकत थी। तो दोनों चीज़ों को आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है UNODC, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफिस ड्रग्स एंड क्राइम।
इसकी स्थापना की गई थी सन 1997 में। तो यहाँ पर देखिए क्राइम की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर कोई भी व्यक्ति क्राइम करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी गिनती इंसानों में नहीं होगी, किस में होगी, शैतानों में होगी। तो शैतान से आपको 97 याद आने वाला है। तो याद रखिएगा जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ड्रग्स एंड क्राइम जो है उसकी स्थापना कब की गई थी, 1997 में। क्योंकि अगर कोई भी क्राइम करेगा, ड्रग्स लेगा, तो जाहिर सी बात है वो इंसानों की श्रेणी में नहीं आएगा, शैतानों की श्रेणी में आएगा, मेरे हिसाब से भी और समाज के हिसाब से भी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं यूनिसेफ की। इसकी स्थापना की गई थी सन 1946 में। यूनिसेफ यानी सेफ करने की बात हो रही है, सुरक्षित रखने की बात हो रही है। तो ऐसा समझिए कि कोई भी समाज है या फिर कोई भी वर्ग है उसको सेफ रखने की अगर बात हो तो जाहिर सी बात है क्या करता है समाज या फिर संगठन, दूसरा संगठन उनको अपनी छाया में ले लेता है, अपने आश्रय में ले लेता है, जिससे कि उनको सेफ रखा जा सके या फिर सुरक्षित रखा जा सके। तो छाया में लेने से चीज़ें सेफ हो जाती हैं। तो छाया में लिहिस फॉर 46 यानी 1946 और सेफ से यूनिसेफ। तो याद रखिएगा यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, 1946 में, ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना की गई थी सन 1972 में। तो यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र यानी सभी राष्ट्र संयुक्त होकर पर्यावरण के बारे में कोई भी कार्यक्रम चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, अर्थात पर्यावरण को बेहतर बनाना है। उसकी स्थिति खराब होती जा रही है तो पर्यावरण को बेहतर बनाना है इनका उद्देश्य। तो बेहतर से 72 आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी, 1972 में, ठीक है। अब अगला पॉइंट है UNDP। इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना की गई थी 1965 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, यानी विकास के कार्यक्रम है किसी भी राष्ट्र का या फिर सभी राष्ट्रों को संयुक्त रूप से विकास करने की बात हुई। तो विकास कब करेंगे, जब इनके पास पैसा होगा, है ना। पैसा नहीं होगा तो विकास नहीं कर पाएंगे। तो विकास करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पैसा से 65 याद आने वाला है, यानी 1965। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी, 1965 में, ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है UNHCR मतलब विश्व शरणार्थी उच्चायोग। इसकी स्थापना की गई थी 1950 में। तो यहाँ पर शरणार्थी की बात हो रही है और आपको पता है शरणार्थी कब आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी देश है वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, ठीक है, किसी एक विशेष वर्ग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो फिर वह दूसरे देश से शरण मांगते हैं, बोलते हैं कि हमें अपने शरण में ले लो, यानी हमको बच्चा लो, ठीक है। तो बच्चा फॉर 50 आपको याद आ जाएगा, बच्चा 50। तो याद रखिएगा 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब अगला पॉइंट है अंकटाड। इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। तो इसको याद करना आसान है क्योंकि यहाँ पर टाड को कर लेते हैं ताड़। ताड़ जो होता है आपको पता है कि ताड़ से एक प्रकार का मादक पदार्थ निकलता है, ठीक है, जिसको कि पिया जाता है, ठीक है। वाइट वाइट होता है, ताड़ के जो पेड़ होते हैं उससे निकलते हैं, तो उसको पिया जाता है यानी चूसा जाता है, रस है तो चूसा जाएगा। तो चूसने से आपको याद आ जाएगा 64 यानी 64। तो याद रखिएगा अंकटाड की स्थापना कब की गई थी, 1964 में, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो है वह है यूनेस्को। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। आपको पता है जो यूनेस्को है वह विश्व की महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों को सुरक्षित रखता है, यानी एक पिता की तरह उनको संभाल के रखता है, सुरक्षित रखता है। तो पिता से आपको याद आ जाएगा 45 यानी 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला पॉइंट जो है वह है ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 1919 में। श्रम मतलब मेहनत की बात हो रही है और आपने सुना होगा कि श्रम यानी मेहनत का जो फल होता है वो कैसा होता है, मीठा होता है या फिर अच्छा होता है। मेहनत का फल अच्छा होता है, अच्छा मतलब नाइस, नाइस से 19 आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा ILO मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब की गई थी, 1919 में, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है संघाई। इसकी स्थापना की गई थी सन 2001 में। तो संघाई को कर लेते हैं सगाई। आपको पता है सगाई होने के बाद क्या होता है, दो लोग एक हो जाते हैं, ठीक है, यानी एक हो जाते हैं, 2 से 1। तो 2 0 0 और 1। तो ऐसा सिंपल से याद रखिएगा कि संघाई जो है उसकी स्थापना कब की गई थी, सन 2001 में, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है आसियान। इसकी स्थापना की गई थी सन 1967 में, ठीक है। तो आसियान को कर लेते हैं आसियाना। आसियाना मतलब घर की बात हो रही है ना, ठीक है। आसियाना क्या होता है, घर होता है। तो आपको पता है आसियाना इंसान क्यों बनाते हैं, जिससे कि वह छाव में रह सके, ठीक है, और सेफ रह सकें, सुरक्षित रह सकें। तो छाव फॉर 6 और सेफ फॉर 7। तो याद रखिएगा 6 और 7 यानी 1967 में आसियान की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन।
इसकी स्थापना की गई थी सन 1995 में। आपको बता दूं इसका पुराना नाम गैट था और 1 जनवरी 1995 को इसका नाम बदल के WTO कर दिया गया। तो आपको पता है विश्व व्यापार संगठन में व्यापार शब्द लिखा हुआ और व्यापार किसके लिए किया जाता है? नफ़ा के लिए। नफ़ा मतलब फ़ायदा। तो नफ़ा में ना फॉर 9 और फा फॉर 5 यानी 9 और 5 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है। अब अगला पॉइंट है वाडा। इसकी स्थापना की गई थी सन 1999 में। वाडा का मतलब क्या होता है? तो होता है द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना की गई थी 1999 में, मैंने आपको बता ही दिया। तो वाडा को कर लेते हैं वादा। ठीक है, वादा करना यानी प्रॉमिस करना। तो जाहिर सी बात है जो प्रॉमिस करते हैं वो तो नज़रें मिला लेते हैं, लेकिन जो प्रॉमिस नहीं पूरा कर पाते, वादा पूरा नहीं कर पाते, वो नैना नहीं मिला पाते, यानी आंखें नहीं मिला पाते। ठीक है, नैना नहीं मिला पाते। नैना फॉर नौ। ठीक है, नैना नौ। तो याद रखिएगा 1999 में जो वाडा है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं WMO की। WMO मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी स्थापना की गई थी सन 1950 में। तो इसको याद करना आसान है क्योंकि यहाँ पर मौसम की बात हो रही है, और मौसम की अगर बात करें तो हमेशा इंसान कैसा चाहता है कि ना ज़्यादा ठंड हो और ना ज़्यादा गर्म हो, यानी मौसम कैसा हो? 50-50 हो, बराबर हो। ठीक है, तो 50-50 से आप याद कर सकते हैं कि 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है एशियाई डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। तो इसको याद करने के लिए एशियाई में एक शब्द लिखा हुआ है एशियाई। ठीक है, यानी सिया यानी सीता माता की बात हो रही है। आपको पता है सीता माता का हरण करके रावण ले गया था, तो पूरी जो दुनिया थी तो रावण के ऊपर छी करती थी, है ना, क्योंकि रावण चोरों की तरह ले गया था, तो छी करते थे रावण के ऊपर सिया के कारण। तो आप ऐसे याद रखिएगा एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? छी फॉर 6 यानी 1966 में। ठीक है, तो ये 39वां पॉइंट था। अब हमारे सामने जो 40वां पॉइंट है वह है IDA। इसकी स्थापना की गई थी 1960 में। इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। तो देखते ही देखते आपको 40 पॉइंट याद हो चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नीति आयोग की, जिसकी स्थापना की गई थी सन 2015 में। तो याद करना आसान है क्योंकि नीति में एक शब्द लिखा हुआ है निधि, यानी नींद की बात हो रही है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा नींद में होता है तो उसको कैसे जगाते हैं? आपको पता है, पानी डाल के, आपने भी देखा होगा। ठीक है, तो पानी डाल दिया जाता है अगर कोई बहुत ज़्यादा नींद में होता है और जागता नहीं है तब। तो पानी फॉर पानी दर यानी 15 2015 और नीति फॉर नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2015 में। आपको पता है योजना आयोग था पहले और उसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया था 2015 में। वैसे मैं इसको भी पहले भी याद करवा चुका हूँ, जब मैंने आयोग वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी थी। तो अगर आपने अभी तक आयोग वाली वीडियो नहीं देखी है तो सभी आयोग को मैंने उस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा जिससे कि आपको वो चीज़ें भी आसानी से याद हो सकें। तो देरी न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं RBI की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना हुई थी सन 1935 में। तो याद करना आसान है क्योंकि यहाँ पर देखिए 35 में एक शब्द लिखा हुआ है 35, यानी पति की बात हो रही है। और पति रिजर्व कब होते हैं? शादी के बाद। ठीक है, आपको पता है कि रिजर्व होते हैं शादी के बाद पति। तो रिजर्व से आपको याद आ जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और पति से 35। तो ऐसे फनी तरीके से आप याद कर सकते हैं कि रिजर्व होते हैं पति, तो रिजर्व से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और पति से 35, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं NSE की। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। NSE मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, साथ ही साथ 1992 में हुई थी सेबी की स्थापना। सेबी मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि दोनों का जो मुख्यालय है वह स्थित है मुंबई में। तो याद करना आसान है क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक में सिक्योरिटी एक्सचेंज और दूसरे में स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर कुल मिलाकर एक्सचेंज की बात हो रही है। तो आप ऐसा समझिए कि एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? लेन देन। पहले आपको पता है कि जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तब क्या करते थे लोग? एक्सचेंज कर लेते थे। मतलब समझिए कि किसी के पास अगर गेहूँ हो और दूसरे व्यक्ति के पास चावल हो तो गेहूँ वाला चावल वाले को दे देता था और चावल वाला गेहूँ वाले को दे देता था, मतलब आपस में वो चीज़ें एक्सचेंज कर लेते थे। तो अगर अभी भी नोट जो है बैन कर दिया जाए तो उसके बाद क्या होगा? फिर से वही एक्सचेंज वाली पद्धति चलेगी, यानी बैन होने के बाद एक्सचेंज की जो मांग है वो बढ़ जाएगी, तो एक्सचेंज करेंगे बैन होने के बाद। तो बैन से 92 यानी 1992, और एक्सचेंज से आपको याद आ जाएगा क्या? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और साथ ही साथ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है LIC। LIC मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, LIC में एक शब्द लिखा हुआ है लीक। ठीक है, अगर LIC को हिंदी में पढ़ेंगे तो लीक जैसा शब्द मिलेगा। तो लीक कौन सी चीज़ें होती हैं? तो आप बोलेंगे ऐसे राज जो कि छुपे हुए होते हैं वही बाद में लीक होते हैं, या फिर कोई भी बात जो है छिपी हुई हो वही लीक होती है। ठीक है, जो बाहर है वो तो लीक होगा नहीं, लेकिन छिपी हुई चीज़ें ज़रूर लीक
हो जाती हैं। तो छिपने से छिप्पन यानी छप्पन की आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा 1956 में लीक मतलब एलआईसी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये भी मुंबई में स्थित है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नाबार्ड की। जो नाबार्ड है उसकी स्थापना हुई थी 1982 में और इसका जो मुख्यालय है वो भी मुंबई में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए नाबार्ड में शब्द लिखा हुआ है ना यानी नहीं, और बार्ड को कर लेते हैं बर्ड यानी चिड़िया। चिड़िया क्या है, नहीं है। तो ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति देख रहा है और अब बोल रहा है कि पहले तो चिड़िया थी लेकिन अब नहीं है, यानी ना बर्ड, अब नहीं है बर्ड। तो जाहिर सी बात है अब चिड़िया ने उस स्थान को बाय कर दिया होगा, इसलिए नहीं सी होती हैं। सी मतलब देखना होता है ना, तो बाय कर दिया इसलिए सी नहीं होती है, मतलब दिखाई नहीं दे रही हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा बाय और सी से 82, नाबार्ड फॉर नाबार्ड। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1982 में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिडबी की। सिडबी आपको पता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1990 में और इसका जो मुख्यालय है वह स्थित है लखनऊ में। तो याद करने के लिए देखिए, तो सिडबी में एक शब्द लिखा हुआ है सीड। सीड का मतलब क्या होता है, बीज। और आपको पता है जो बीज बोए जाते हैं खेतों में कैसे होते हैं, नवे होते हैं, यानी नए होते हैं। तो नब्बे से आपको याद आ जाएगा 90। तो याद रखिएगा सिडबी की स्थापना कब हुई थी, 1990 में। आसान है ना। अब बात कर लेते हैं UIDAI की। इसकी स्थापना हुई थी सन 2009 में। इसका जो मुख्यालय है वह स्थित है दिल्ली में। साथ ही साथ एक है IRDAI, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और इसका जो मुख्यालय है वह स्थित है हैदराबाद में। तो दोनों को याद करते हैं आसान तरीके से, हालांकि दोनों जो नाम है वो सेम सेम दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एक बार आप ट्रिक को देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए UIDAI, तो DAI दोनों में लिखा हुआ है, तो उसको कर लेते हैं डाई। डाई मतलब बालों में रंगने के लिए जो यूज किया जाता है, ठीक है, कलर, उसको डाई बोलते हैं। UI भी लिखा हुआ है, यू मतलब तुम, आई मतलब आने की बात। तो ऐसा समझिए कि एक व्यक्ति आया, तुम जिसको बोल रहे हैं वो आया किस लिए, डाई के लिए। तो जैसे ही वो आएगा डाई के लिए तो किसके पास जाएगा, आपको पता है नाई के पास जाएगा, ठीक है। नाई लोग ही ये सब करते हैं, तो नाई से आपको याद आ जाएगा 9। तो UIDAI की स्थापना कब हुई, 9 यानी 2009 में। फिर देखिए दूसरे वाले नाम में लिखा हुआ है IRDAI। आई आर में एक शब्द लिखा हुआ है, आई मतलब आने की बात, आर को कर लेते हैं और, आई और डाई के लिए। मतलब पहले वाले में क्या था, यू यानी एक आदमी आया था डाई के लिए, और दूसरे वाला नाम बोल रहा है कि IR यानी आए और किस चीज़ के लिए, डाई के लिए। तो पहला तो डाई के लिए आए हैं एक आदमी से ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है एक आदमी से ज़्यादा हैं तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नाई की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब नाई ही नाई उनके लिए ज़रूरत पड़ेंगे। तो नाई ही नाई से आपको याद आ जाएगा 9 यानी 1999। तो याद रखिएगा IRDAI जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में, और UIDAI जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, सन 2009 में, ठीक है। मेरा उद्देश्य यहाँ पर किसी भी जाति या धर्म की भावना को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है, मैं केवल और केवल यहाँ पर आपको याद करवाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। तो आप इन चीज़ों को इग्नोर करिएगा, केवल ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा जिससे कि आपको ये चीज़ें आसानी से याद रहें। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारे सामने है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, ठीक है। तो इसको याद करना है तो ऐसा समझिए कि यहाँ पर बॉम्बे में बॉम्ब शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, यानी बॉम्ब को एक्सचेंज करने की बात। तो अगर ऐसा बोलेंगे कि बॉम्ब को एक्सचेंज करो तो जाहिर सी बात है हर आदमी पीछे हटेगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बॉम्ब को एक्सचेंज करेगा, पता लगे फट जाए एक्सचेंज करते करते, तो हर आदमी पीछे हट जाएगा। तो पीछे हटने से 75 यानी 1875। तो याद रखिएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में। केवल आप 75 याद रखिएगा, ऑप्शन देखिए आप 100% क्लियर कर लोगे कि सही जवाब क्या है। एकमात्र ऐसा है जिसे 1875 संबंधित है। अब बॉम्बे नाम लिखा है तो जाहिर सी बात है इसका मुख्यालय कहाँ है, बॉम्बे में है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्राई की, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। तो ट्राई को कर लेते हैं तोड़ आई, ठीक है, यानी तोड़ आने की बात हो रही है, ट्राई तोड़ आई, यानी कोई व्यक्ति बोल रहा है कि किसी भी चीज़ को तोड़ आई। आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो शैतान होते हैं, और शैतान होने के कारण वो घर की छोटी मोटी चीज़ों को हमेशा तोड़ते रहते हैं। तो तोड़ आई फॉर आपको याद आ जाएगा ट्राई, और शैतान से 97 यानी 1997। तो याद रखिएगा ट्राई की स्थापना कब हुई थी, 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है फिक्की, FICCI। अगर हिंदी की बात करें इसकी तो इसका मतलब होता है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। तो याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि फिक्की में एक शब्द लिखा हुआ है फीकी, यानी कोई भी चीज़ फीका हो गया।
और 27 में एक शब्द लिखा हुआ है सुत्ताईस, यानी सुस्त होने की बात। तो अगर कोई व्यक्ति सुस्त हो जाएगा पूरी तरह से काम कर करके, तो ऐसा समझिए कि सुस्त होने के कारण उसका चेहरा कैसा हो जाएगा, फीका हो जाएगा, है ना। उसका जो चेहरा है वो ज़्यादा फ्रेश नहीं दिखेगा, एकदम सुस्त होने के कारण फीका फीका दिखेगा। तो फीका से फिक्की और सुस्त से 27, यानी 1927। याद रखिएगा फिक्की की स्थापना कब हुई थी, 1927 में। अब हम लोग बात कर लेते हैं इफ़को की, यानी भारतीय किसान उर्वरक सहकारी की। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय स्थित है वह स्थित है नई दिल्ली में। तो इफ़को में शब्द लिखा हुआ है ई फेको। इफ़ेको यानी फेंकने की बात हो रही है। कोई व्यक्ति बोला कि ये चीज़ फेंको, तो कैसा बोलेगा कि ज़ोर से फेंको या फिर धीरे से फेंको, तो आप बोलोगे कि ऐसा बोलेगा कि सारी शक्ति के साथ फेंको। तो सारी शक्ति फॉर 67 ही आपको याद आ जाएगा, ठीक है। सारी शक्ति, सारी साठी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो इफ़को है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो वह है इसरो। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, ठीक है। तो इसरो में शब्द लिखा हुआ है ऐसे रो, यानी कोई व्यक्ति रो रहा है। अब रो रहा है तो जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई नुकसान हुआ है। और यहाँ पर देखिए 1969 में दो शब्द लिखा हुआ है 6 और 9, ठीक है। 69 में 6 और 9, मतलब दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो छीनना शब्द मिल जाएगा, छीनना 6 9। तो याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई भी चीज़ छीन लिया है तो जाहिर सी बात है छीनने के कारण वो व्यक्ति कैसा कर रहा है, रो रहा है। तो ऐसे रो फॉर इसरो और छीनने से 6 और 9। तो याद रखिएगा इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में। अब बात कर लेते हैं डीआरडीओ की। इसकी स्थापना हुई थी सन 1958 में। तो डीआरडीओ में एक शब्द लिखा हुआ है दर्द दो, ठीक है। डीआरडीओ दर्द दो, ऐसा आप हिंदी में पढ़ेंगे अगर डीआरडीओ को तो दर्द दो शब्द आपको मिलेगा। तो यहाँ पर दर्द दो, और 58 में एक शब्द लिखा हुआ फाइट। फाइट में 5 और 8 शब्द आपको मिल जाएगा ना, फाइट 5 8, ठीक है। तो 5 और 8 से 58, यानी 1958। और जब फाइट होती है तो दर्द होता ही है। तो याद रखिएगा कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1958 में, क्योंकि फाइट में शब्द लिखा हुआ है 5 और 8, यानी 58। अब आगे बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट हमारे सामने है बार्क। बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। मुख्यालय इसका है मुंबई में। तो भाभा में शब्द लिखा हुआ है भय। भय यानी भय की बात हो रही है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भय सबसे ज़्यादा किस टाइम पे लगता है, तो आप बोलेंगे रात में, यानी अंधेरे में। तो अंधेरे में अगर किसी को भय लगेगा तो भय भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उजाला करना पड़ेगा। तो उजाले में आपको पता है कि चिमनी का भी उपयोग किया जाता है। तो चिमनी से आपको चौमन याद आ जाएगा, ठीक है, चिमनी चौमनी। तो याद रखिएगा जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं एसोचैम की। एसोचैम, जिसको वैसे बोलते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। तो एसोचैम में आंसू शब्द लिखा हुआ है ना, एसो आंसू, ठीक है। और चैम को कर लेते हैं चैन, यानी ऐसा समझिए कि चैन नहीं मिल रहा है किसी को आंसू से। तो यहाँ पर 1920 में शब्द लिखा हुआ है विष, यानी सामने वाले किसी व्यक्ति ने क्या किया है, विष पी लिया है। विष पीने के कारण उसका अंत हो गया। तो जाहिर सी बात है कि उसके परिवार वालों को अब चैन नहीं मिलेगा आंसुओं से, ठीक है, विष पीने के कारण। तो आंसू और चैम से आपको याद आ जाएगा एसोचैम। तो याद रखिएगा एसोचैम की स्थापना कब हुई थी, 1920 में, ठीक है। अगला पॉइंट है एनएचबी, मतलब नेशनल हाउसिंग बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। तो हाउस की बात हो रही है, घर की बात हो रही है। और 88 में शब्द लिखा हुआ है 8 8, तो कर लेते हैं हाथ हाथ, यानी दोनों हाथों की बात हो रही है। तो हर व्यक्ति जो है अपना घर कैसे बनाता है, अपने हाथों से उसका निर्माण करवाता है, ठीक है। तो हाथ हाथ फॉर 8 8, यानी 1988। तो याद रखिएगा नेशनल हाउसिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1988 में। या फिर दूसरा तरीका है कि जब नया नया घर में प्रवेश करते हैं तो हाथों के छाप घर में लगाते हैं। जैसे ही घर के इंटर करते हैं तो दोनों साइड दोनों हाथों के जो निशान होते हैं पंजे के, वो लगा देते हैं अपने घर में, वो शुभ माना जाता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं दोनों हाथों से 8 8, यानी 1988। अब बात कर लेते हैं नाडा की। इसकी स्थापना की गई थी सन 2005 में। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्था वाले में वाडा का बताया था, यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो उसकी स्थापना कब हुई थी, आप इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि आपको अभी चीज़ें याद हैं या फिर नहीं याद हैं। नहीं देखा है आपने वीडियो तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो नाडा की बात हो रही है। नाडा से मुझे याद आता है जो पहले के टाइम पे पैंट आया करते थे तो उनमें नाडा लगा होता था, मतलब धागा लगा हुआ करता था पहले के टाइम के पैंट में। तो पैंट से पैंच, यानी 5 आपको याद आ जाएगा, ठीक है, पैंट पैंच। तो 5 शब्द आपको याद आ जाएगा। और नाडा से नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो याद रखिएगा नाडा की स्थापना कब हुई थी, 2005 में, ठीक है। तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ।